तो चलिए, सभी का स्वागत है टीचर्स अकेडमी पर। मैं हूं सुचित सर और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। और आप जान रहे हैं कि 2019 का पेपर है, क्योंकि अगर आपको कोई तैयारी करनी है तो आपको ये देखना होता है कि ये जो पैटर्न पूछा जाता है सुपर 8 का, वह कैसे आता है। तो मैं दो बातें बता दूं। सबसे पहले जब आया था 68,500 वह लिखित था। इसके बाद जो आया 2019 में वह ऑब्जेक्टिव मोड में था, 150 प्रश्न था। तो सभी विषय के एक्सपर्ट हमारे पास हैं। तो सबसे पहले जो 20 प्रश्न आपके हिंदी आते हैं वह मेरे द्वारा कराया जाएगा। फिर राहुल सर हैं, पंकज सर हैं, मैक्स सर हैं, पूरी टीम हमारी है। तो एक एक करके अपने अपने विषय का सॉल्व कराएगी। तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि प्रश्न का लेवल कैसा है और आने वाले समय में जो है नई भर्ती आएगी उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, ये हमारी पूरी टीम है, आप देख सकते हैं 3 दिन के लिए कोर्स पर भारी छूट है। अब कितनी छूट है आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि बता दूंगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 96 28 95 92 37 पे मैसेज या कॉल कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं हिंदी पे, क्योंकि अगर सुपर टेट क्वालिफाई करना है तो हिंदी बहुत बड़ा रोल निभाता है। और हिंदी में अगर 20 में 20 आपके आ गए तो समझ लीजिए कि आप एकदम मेरिट में चढ़ गए। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं पहले प्रश्न पे। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कृदंत यहाँ प्रत्यय से प्रश्न आया है। प्रत्यय का प्रश्न जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृदंत होता है, एक होता है कृदंत होता है, एक होता है तद्धित होता है। क्या होता है? तद्धित होता है। कृदंत क्या होता है? जो क्रिया से बनते हैं, जो क्रिया से बनते हैं, क्रिया या मूल धातु से बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं, ठीक है। तद्धित जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं, या विशेषण से बनते हैं, ठीक। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कृदंत पूछा है क्रिया से। अगर ये पूछ लेता कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किससे बनता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाता? तद्धित हो जाता। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे एक आपको जवाब मिल गया। यानी यहाँ पे कई सारे प्रश्न तैयार हो गए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता हो। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा है। वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ, शास्त्रज्ञ। इसमें हम ज्यादातर क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वैज्ञानिक किसी कीमत पे होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? व्याकरण, यानी जो व्याकरण का ज्ञाता हो, जिससे व्याकरण की पूरी जानकारी हो। तो आगे आते हैं तीसरे प्रश्न पे। सरस्वती पत्रिका। अब थोड़ा सा साहित्य से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न आ रहा है वह व्याकरण और साहित्य दोनों को मिला के आ रहा है। सरस्वती पत्रिका, पत्रिका के संपादक कौन थे? अब ये जो पत्रिका थी द्विवेदी युग में, ये द्विवेदी युग में जो पत्रिका थी, समझ लीजिए कि उस समय की सबसे बेस्ट पत्रिका थी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर सरस्वती पत्रिका में किसी की उपन्यास, नाटक, कहानी, कविताएं अगर छप जाती थी तो वह रातों रात बड़ा स्टार कवि बन जाता था। यानी इसके जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में संपादन किया था। 1903 से 1920 तक क्या किया था? संपादन किया था। संस्थापक नहीं थे, संपादन किया था। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये मतवाला का किया था। मतवाला में बहुत सारी चीजें थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पत्रिका। यानी यहाँ पे मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 4 नंबर पे। अब देखिए, साहित्य से अच्छे प्रश्न आ रहे हैं आपके 19 का। यहाँ पे प्रश्न पूछा चिदम्बरा। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो आपको पता होना चाहिए कि सुमित्रानंद पंत जो है, इनको जो है चिदम्बरा पे क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। 1968 में इनको मिला था। और पहली बार शुरुआत 1965 में हुई थी। चूंकि यह 22 भाषाओं में दिया जाता है, तो सर्वप्रथम हिंदी में 1968 में दिया गया था चिदम्बरा के लिए। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। और इनको जो है चिदम्बरा, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुकुमार कवि कहा जाता है, सुकुमार कवि कहा जाता है। तो प्रश्न कई सारे पूछ सकते हैं, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। यहाँ पर हरियोध है, मैथिली गुप्त का 2 याद कर लिए, साकेत, साकेत और भारत भारती, भारत भारती। इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने भारत भारती के लिए दिया था 1912 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आपका ये हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। महान शब्द में त्व प्रत्यय लगाने पे क्या बनेगा? यानी प्रत्यय हमेशा शब्दांश के अंत में लगते हैं। यानी कहीं पे त्व दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो सीधी सी बात है आपका आंसर, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपका आंसर सी हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी से 2 प्रश्न आ गए। यानी आदिकाल का नामकरण को लेकर के बड़ा विवाद है। तमाम प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं।
यहाँ पर मैं सबका नाम ले लूंगा। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ठीक है। चलिए, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यानी आपको मैं कितने सारे प्रश्न तैयार करवा दूंगा यहीं से अभी, ठीक है। आदिकाल जो सर्वमान्य है, जो सर्वमान्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बीज वपन काल। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 90% बच्चा यह प्रश्न गलत कर देता है, और मैंने इतना अच्छे से इसको ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, फारसी से लिया गया है। बहुत लोग संस्कृत लगा देते हैं, गलत। उत्पत्ति जब पूछेगा, उत्पत्ति पूछेगा हिंदी शब्द की, तब आपको क्या लगाना है, अपभ्रंश, यानी सौरसेनी अपभ्रंश। लेकिन यह शब्द कहां से आया है, यह शब्द फारसी का है, ठीक है। तो दोनों चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है 8 नंबर, तत्सम। तत्सम का मतलब क्या होता है, संस्कृत वाले शब्द, तत् प्लस सम, यानी संस्कृत जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं। यानी यहाँ पर आंख, पांव, गांव, ये सारे तद्भव हैं, ये सारे क्या है, तद्भव हैं। लेकिन गृह जो है, गृह का क्या बनेगा, घर बनेगा। गृह शब्द क्या है, तत्सम है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। अब ये चूंकि पैराग्राफ आ गया, यानी आपको पैराग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा। ये बड़ा आसान होता है, इसी से ढूंढ के आपको करना होता है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भगवान ही आपका भला करेगा, हम लोग क्या कर पाएंगे, ठीक। तो ये चूंकि पढ़ के इसी में उत्तर आपका छिपा होता है। यानी यहाँ पर हमने जीवन का अभिन्न अंग किसने बना लिया है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। भाई सीधी सी बात है, पाखंड और दिखावे को जब आप यहाँ पढ़ेंगे, चूंकि मैंने इसको पढ़ के मैं आया था, इसका आंसर आपका यही होगा। अगला है छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 10 का जो है, छलने का प्रयोग हम क्या करते हैं, खुलकर करते हैं। आज के जमाने में जानते हैं कि लोग कैसे छलावा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बीती विहावरी जागरी, यानी प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं, बहुत ढंग से पूछा गया है। तो बिल्कुल भी आपका जो अलंकार पूछा गया वो भी ढंग का, उदाहरण भी। बीती विहावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही तारा घट उषा नागरी। यानी देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में हमेशा योजक चिन्ह आप पा जाएंगे, योजक चिन्ह आप पा जाएंगे, ये ट्रिक काम कर जाएगा। देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, आप यहीं से पकड़ लेंगे। उपमेय में उपमान का आरोप होता है। चलिए यहाँ पर योजक चिन्ह, ठीक है, तो यहाँ पर रूपक हो जाएगा। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, भेद रहित आरोप, ठीक है। ये क्या है, रूपक अलंकार का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी प्रश्न का लेवल में देख रहा था कि आपको साहित्य कैसे पढ़ना पड़ रहा है। जदप सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु विराजय कविता बनिता मित्र। यह किसका है, यह लाइन है, यह कथन है, यह कविता का केशव दास का। अब केशव दास के बारे में मैं 3 पॉइंट बताऊंगा। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्यों कहा है, इनकी एक रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है बहुत प्रसिद्ध है, रामचरितमानस के विरोध में लिखी गई थी, और इसलिए कहा गया कि इसमें रस छंद अलंकार इतने ज्यादा भर दिए थे कि यह जो है जो व्यक्तियों से बहुत दूर हो गई थी। चलिए तो ये केशव दास का हो गया। ये रीत काल के कवि है, रीत काल के रीतिबद्ध कवि हैं, यानी इतना जानकारी आप मैं दे दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। देखिए पर्यायवाची से आ गया, तो वीणा पाणी भी है, भारती भी है, वाग्देवी भी है, जानवी नहीं है। जानवी किसका है, आप लोग अक्सर नाम रखते हो। जानवी का मतलब बच्चों गंगा होता है, गंगा का पर्यायवाची है, भागीरथी, गंगा, जानवी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत सिंपल है। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द किसके भेद हैं। यानी यह सर्वनाम से प्रश्न आया है। यहाँ पे संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, यानी यह सारे जो है पुरुषवाचक के भेद हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद आप क्या आते हैं, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष। यानी यहाँ पे मैं और हम, यानी वक्ता के लिए तू तुम आप, श्रोता के लिए तू तुम आप, और न श्रोता न वक्ता, यह वह ये वे, ठीक है। आपको मैंने ये बता दिया। चलिए आपका ये आगे ना पूरा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण, महाप्राण क्या होगा, दूसरा चौथा होगा, हर वर्ग का दूसरा चौथा, यानी जिसमें ज्यादा समय लगता है।
तो क च ट नहीं होगा, ख छ। देखो इसमें क्या करिएगा कि दूसरा और चौथा देखना है। दूसरा चौथा किसमें है, ये ख दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, यानी सब में दूसरा आ रहा है, तो विकल्प भी दूसरा आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वह कौन सा समास होता है? भैया द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, यानी पहला पद संख्या है, दूसरा पद संज्ञा है। ठीक है, हमने कहा नवग्रह, नवग्रह। ठीक है, चलिए आपका आंसर ये हो गया। अगला देखते हैं आपका। हाँ, तो अब देखिए ये खतरनाक प्रश्न आ रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि ऐसे आप जब तक नहीं पढ़ोगे कर भी नहीं पाओगे। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। यानी यहाँ अलंकार पूछा है, विरोधाभास, यहाँ पे विरोध हो रहा है, यानी क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए पहली लाइन क्या है, मांसहीन, रक्तहीन, अस्थिर शेष तुम अस्थिहीन, लेकिन यहाँ तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, यानी यहाँ पर इस लाइन का इस लाइन से विरोध दिखाया जा रहा है। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर का। योजक चिन्ह बहुत सिंपल है, या इसकी पहचान है, यह पूर्ण विराम की पहचान है, पूर्ण विराम की पहचान है। ठीक है, यह आपके अल्प विराम की पहचान है, अल्प विराम की पहचान है। ठीक है, अल्प विराम की। और यह क्या हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा। क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आते हैं 19 नंबर का। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आते हैं, यानी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो सीधी सी बात है विशेषण। और कौन सा विशेषण, गुणवाचक। लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आते हैं। कवित्री, इसके बाद जो है दूसरा सब्जेक्ट शुरू होगा, टीचर है। तो कवियत्री, यानी कवित्री में कवि प्लस इत्री, देखिए ये आपका हमेशा पहले छोटी फिर बड़ी आता है। ठीक है, इत्री का अपना लीजिए, ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। यानी 20 प्रश्न हमने वो कराए जो थोड़ा सा बताने लायक, तो मैंने बता दिया। चलिए, तो अब जो है सैले सैले अब आए हैं, पंकज सर आएंगे। पंकज सर बताएंगे 10 प्रश्न आपके, देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये 40 प्रश्न आपको आएंगे भाषा से, जिसमें 20 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे, 20 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे। ठीक है, 10 प्रश्न आपके अंग्रेजी के रहेंगे, 10 प्रश्न आपके अंग्रेजी के, और 10 प्रश्न आपके संस्कृत के रहेंगे। ये आपका पैटर्न है। तो अब जो है सारे विषय के शिक्षक बैठे हुए हैं, तो संस्कृत वाले सर पंकज सर आ गए हैं, बताइए। तो हाँ, तो हमारे भावी शिक्षकों, आप देखिएगा 2019 का जो पेपर था वो उसी पेपर का हम लोग आज सोल्यूशन लेकर के आए हुए हैं। और ये सवाल आपको ये बताएगा कि जो आने वाली आपकी यात्रा है 2026 की, उस पर आपको क्या कैसे चलना है और किस रास्ते पे चलना है और कितना संभल के चलना है, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। पद्यांश, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि आपसे गद्यांश और पद्यांश के सवाल बनेंगे और वो आप पठित रहेंगे। शायद वो जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो भी ना पढ़ा हो, और आप भला कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये अपठित रहेगा, आपको खोजना होगा सवाल। उसकी कठिनाई देखिए, 10 ही सवाल आएंगे। शैले शैले माणिक्यम, 10 ही सवाल संस्कृत में है। शैले शैले माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, असाधवो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। अगर आप पूरा संस्कृत नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी आपको हिंदी समझने के लिए मोटी मोटा इतना समझिए कि शैल जानते हैं पत्थर होता है, कि शैले शैले माणिक्यम न माणिक्यम, यानी हर पत्थर में माणिक्य, हर जो पत्थर होता है वो माणिक्य नहीं होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, हर एक जो हाथी का मस्तक होता है उसमें माणिक्य मणि नहीं होता है। इतना मोटी मोटा समझिए। असाधवो नहीं सर्वत्र, ना कह रहा है इसमें, ना ही माने क्योंकि सर्वत्र नहीं होते हैं, क्या साधु नहीं होते हैं। चंदनम न बने बने, और जो हर जगह जो वन आपको मिलते हैं रास्ते में चलते, हर एक वन में चंदन आपको नहीं मिलता। चंदन किसी विशेष वन में ही पाया जाता है। जो साधु लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं वो हमेशा हर जगह नहीं मिलते हैं। सवाल इसी में से उठा के आपसे पूछ लिया, का अस्मिन श्लोके, यानी जो ये 2 लाइन वाला श्लोक है, 2 पंक्ति वाला श्लोक है, इसमें सर्वत्र के ना भवति, सर्वत्र कौन नहीं होता है। अब देख लीजिए, सर्वत्र यहाँ पे सीधे सीधे खोज लीजिए सवाल, आप अर्थ समझे ना समझे, इसी के आगे पीछे उत्तर आपको मिल जाएगा। सर्वत्र क्या है, चंदनम या साधवो, साधवो ना सर्वत्र, यानी साधु क्या है, हर जगह आपको नहीं मिलते हैं। साधु जन आपको हर जगह नहीं मिलते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं हम। हाँ, 22वां सवाल देखिए, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास कौन सा है। समास पूछा आपसे और पूछा जाएगा।
10 ही सवाल पूछे जाएंगे और 10 ही मूल, क्योंकि आपको पढ़ना हर चीज है। अगर आपने टेट में पूरी संस्कृत पढ़ रखी है तो इसका नाम सुपर टेट है, इसमें कहीं और गहराई से आपको पढ़ना होगा। सूर्योदय शब्द पूछा है, इसमें समास पूछ रहा है कौन सा है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है। कहीं विशेषण और विशेष की जब बात की जाएगी तो वहां पे कर्मधारय बनेगा, ये कंडीशन यहाँ पे नहीं हो रही है। बहुव्रीहि है, अन्य पद की पदार्थता जहां रहेगी, जहां अन्य पद प्रधान होगा वहां बहुव्रीहि बनेगा। यहाँ पे भी किसी अन्य पद की प्रधानता नहीं हो रही है, एक तरफ सूर्य है एक तरफ उदय है, मामला सबसे ठीक बैठ रहा है। अव्ययी भाव है, जहां अव्यय पद हो, यथा तथा कथा यत्र तत्र, ये सभी नहीं मिल रहा है, ये सारे लक्षण नहीं मिल रहे हैं, बात ये भी कट गई। जब 3 बात कटिन गई तो चौथा मिल गया आपको सीधा सीधा, तत्पुरुष समास कहेगा इसमें। कैसे कहेगा भाई? सूर्य का उदय हो रहा है, किसका उदय हो रहा है? सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। यहाँ का है समासिक पद में आपने देखा होगा जो विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों का प्रायः लोप हो जाता है। इतनी बात अगर जानते होंगे तो जानेंगे, वरना हम आपको कक्षाओं को लेकर के आ रहे हैं सुपर नेट की, उनमें हम सारे विषयों की चर्चा हम करेंगे। यानी सूर्य का उदय, यहाँ पे काव हटा देंगे, सूर्योदय हो जाएगा। और सूर्योदय जब हम यहाँ पे संधि कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सूर्योदय बन जाएगा। हिंदी में सूर्योदय और संस्कृत में सूर्योदय है, इतना अंतर होता है, बड़ा अंतर होता है। अगर आप संस्कृत में सूर्योदय लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, सूर्योदय लिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा भी, सूर्योदय हमें कौन सा समास बन गया? तत्पुरुष समास बन गया। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है? 22वां हो गया, 23वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीलोत्पलम, नीला और उत्पल, क्या कहा गया? उत्पल मतलब नीला, मतलब होता है कलर नीला है, और उत्पल माने कमल। कमल क्या है, कैसा है? नीला है। द्विगु की बात करेंगे तो संख्या पूर्व दिगु, यहाँ पे संख्या कोई हो, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ दिख नहीं रही है, संख्या कोई है नहीं तो ये मामला कट गया। चार्थ कोई है नहीं कि चार्थे द्वंद्व, ये भी मामला कट गया। बहुव्रीहि है, अन्य पद की प्रधानता भी यहाँ पे नहीं लग रही है, ये भी कट गया। और यहाँ पे क्या है? कर्मधारय। नीलम च तद उत्पलम कहा गया है कि नीलोत्पल, यहाँ पे कर्मधारय समास कहा गया, क्योंकि जो कमल है वो किस प्रकार का है? नीला है, लाल है, नारंगी है, यानी कुछ विशेष बातें की जा रही है, यानी यहाँ पे विशेषण विशेष की बात की जा रही है, तो कर्मधारय समास बन गया। तीनों अपने आप कंडीशन से कट जा रहा है। आगे देखते हैं भाई क्या है अगला सवाल। 24वां सवाल। 24वां सवाल कहता है दास्यति, जैसे दास्यति वैसे पास्यति। पास्यति माने पीने वाला, इसे आप पानी को क्या पीते हैं? पास्यति, दास्यति, गमिष्यति, एक आप समझ गए तो सारी, भविष्यति, ये सारे रूप देखिए सब में आपको मिलेगा। ये क्या है? कहाँ का लकार है? ये आपका लिट लकार बनता है, जो कि भविष्यत काल की तरफ बताता है, जिसको अंग्रेजी में आप फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, भविष्यत काल। इसलिए मैं व्याख्या कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में आपसे जरूरी नहीं कि वो दास्यत ही पूछे, आपसे पास्यत पूछ लेगा तो क्या करेंगे, आपसे गमिष्यत पूछ लिया तो क्या करेंगे, आपसे भविष्यत पूछ लिया तो क्या करेंगे, ये सारी बातें आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात हो गई, लिट लकार। लकार कितने होते हैं? आपसे सवाल सुपर टेट में पूछा जा सकता है, लकार कितने हैं? तो लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, केवल अंकीय संगणना है, याद रखिएगा। सवाल नंबर हमारा 24वें के बाद 25वें आ जाता है। फिर देखिए आगे आपके सामने 25वां सवाल। उदेति सविता, सविता मतलब क्या होता है? ताम्रः एव अस्तम इति च। उदेति सविता, सविता मतलब सूर्य है, सूर्य की पर्यायवाची कहा गया है। उदेत मतलब उदित होते समय सविता क्या होती है? ताम्र होती है, तांबे का कलर, तांबे का लोटा आप जानते होंगे, तांबे का बर्तन जानते होंगे, लगभग वैसे ही। और अस्तमेति च, अस्त भी होता है तब भी लगभग वैसे मिलता जुलता रहता है। अर्थ समझिए, आपसे श्लोक दिया है, ये कहाँ का है हम भी नहीं जानते हैं, बस पूछ लिया गया है, अर्थ निकालना आपको है, हमको भी निकालना है। संपत्तौ विपत्तौ च, एक संपत्ति की बात की जा रही है, एक विपत्ति की बात की जा रही है, मतलब एक अच्छे समय की, एक थोड़ा सा कठिन समय की। च माने और, महताम एकम रूपम, जो महान लोग होते हैं, महताम एकम यानी जो महान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो संपत्ति में विपत्ति में क्या होते हैं? एक रूपम, यानी एक रूपता उनके अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि जो गरीबी में है तो बड़े दबे दबे हैं, जैसे पैसे हुआ वैसे उछलने लगे। बात समझ रहे हैं हमारी? हाँ, यही बात बताने का मतलब हमारा ये है। उदित, जैसे सूर्य जब उदित होता है तब भी वो ताम्रे रंग का दिखता है, कलर का दिखता है, और जब वो अस्त की तरफ जाता है तब भी लगभग सेम कलर का, यानी समान भाव वहां रहता है। वैसे ही संपत्ति और विपत्ति में जो महान लोग होते हैं और बिल्कुल समान भाव से रहते हैं। पूछ दिया कि सविता कीदृशम उदिते, अब आप समझ लीजिए कि सविता जो है किस कीदृशम माने किस प्रकार से उदित होता है। ताम्र कलर का यहाँ पे दिखने वाला है। और उत्तर देखिए आपको, ताम्र पीतः नील हरितः, क्या आपको कहीं मिला है? ताम्र सीधा सीधा मिल गया। अगर आप मोटी मोटा अर्थ निकालेंगे तो इसका
खट से उत्तर पा जाएंगे। पितृस्वसा, स्वसा मतलब क्या होता है? बहन। संस्कृत में स्वसा मतलब बहन होता है, और अंग्रेजी हिंदी में तो आप जानते ही हैं। आप संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जानिए, स्वसा मतलब क्या होता है? बहन। और पिता की बहन क्या है? पिता की बहन क्या यहाँ पे हो जाएगी भाई? पितृ माने पिता हो गया, और स्वसा माने बहन। अब अगर स्वसा माने आप नहीं जानेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी मार सकते हैं, फिर क्या मारेंगे आप खुद जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए पितृस्वसा, यही बात देखिए गंभीरता है। अब तक आपने टेट दिया है, अब आपको क्या देना है? सुपर टेट देना है। तो भाई गंभीरता तो रहेगी, निश्चय ही अब आपसे पूछेगा। अब तक आपसे भाई बहन का पूछा, अब आपके पिता के बहन पूछ रहा है, तो सुपर टेट में कहीं एक स्टेप आगे निकल गया। अब आप पितृ और स्वसा, ये बहन अगर आप जान गए तो यानी पिता की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। 26 नंबर सवाल आपका करेक्ट हो गया। गम धातु है, जैसे अभी हमने दिखाया था, गमिष्यत, पठिष्यत, पास्यत और भविष्यत सारे रूप। तो गम धातु है, जाने के अर्थ में है, लिट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष का है, बहुवचन का है। ये 3 कंडीशन है। अब आप पहले तो एक जानना होगा कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। रूप चलता है गमिष्यत, गमिष्यत है, गमिष्यत, गमिष्यस, गमिष्यथा है, गमिष्यत, मध्यम पुरुष बहुवचन, गमिष्यथा है बनना चाहिए, और गमिष्यथा है। देखिए था भी दिया है, था भी दिया है। आप अगर था और था में अंतर नहीं जानते हैं तो आप फेल मार जाएंगे। अगर आप गमिष्यथ मारे तो आप गलत, और गमिष्यथा हमारे तो सही। यही देखिए संस्कृत में इतना अंतर रहता है, गमिष्यस, गमिष्यथा, गमिष्यथ। यानी कि आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे आपका उत्तर गमिष्यस, गमिष्यथा, गमिष्यथ, यानी हमारा तीसरा विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। अगर आप ये वाला मारेंगे तो गलत, ये वाला मारेंगे तो सही हो जाएगा। आइए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? आप जानते हैं महानस चासो ईश्वर महेश्वर। आपसे पूछेगा माहेश्वर शब्द में कौन सा समास है, तो आपको बताना पड़ेगा महानस चासो ईश्वर महेश्वर है, एक कर्मधारय समास बनेगा। कहने का मतलब है पूछा है माहेश्वर सूत्र कितने हैं, आपको पता होगा। अयुर रिली क्यों गेउच हैवरत लड़ियम गणनम झभय गर्दस जब गर्दस खपचरत चरतो कपय सक्सर हल। ये माहेश्वर यानी महारथ, जो देवों के देव, महादेव, जो महादेव हैं, महादेव के डमरू से निकला हुआ था। प्राय लोग कहते हैं भला डमरू से कैसे निकला होगा, तो उनसे पूछा करिए भाई तबला से कैसे ता धिन्ना ना धिन्ना निकलता है, जैसे ता धिन्ना निकल सकता है वैसे आ ई उ रील री ए ओ आई औ निकल सकता है। माना गया कि 14 ही, ये 14 माहेश्वर सूत्र थे। इनके डमरू से निकला था, लेकिन इसको पकड़ा किसने था? महर्षि पाणिनि ने पकड़ा था। डमरू से निकला हुआ था ऐसा नहीं, डमरू से निकला बस लिख दिया गया। महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों में लिखा, और इसी 14 सूत्रों के माध्यम से अष्टाध्यायी लिखा, और अष्टाध्यायी से ही जो अष्टाध्यायी है ये सूत्र शैली में लिखी गई थी। ये सारे सवाल में बता रहा हूं। अष्टाध्यायी क्या है? ये सूत्र शैली में लिखी गई। जैसा हम लोग गाना लिखते हैं काव्य शैली में लिखते हैं, नाटक कहानी जो हम लोग लिखते हैं वो गद्य शैली में लिखते हैं, लेकिन जो अष्टाध्यायी है, जब आप सूत्र पढ़ते हैं संधि का, समास का, कारक का, तो आपने देखा होगा इको एणच पढ़ते हैं, इको एणच, और क्या पढ़ते हैं? आद गुण। ये सब क्या है? ये सब सूत्र ही तो है। यानी सूत्र शैली में अष्टाध्याय लिखा गया। अष्टा माने 8, अध्याय माने 8। ये बात खत्म हो गई। आइए, और ये सवाल गा धातु है, गा पद से विभक्ति वचन कौन सा हो जाएगा? गा माने गाय, गा, गो गावो गावा है, गाम गावो गाह, यानी द्वितीय का बहुवचन बनेगा। यह विकल्प हमारा दूसरा बन गया। गो रूप जाके याद करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। गो माने गाय, ये क्या है? गाय, ये गाय का रूप है, ये द्वितीय का बहुवचन रूप है। आइए अगला देखते हैं। हसंती, हसंती, हसत शब्द बनता है, हसत, ये क्या है? हसत। हसत शब्द में क्या लगता है? ता प्रत्यय लगता है। इसी का हसत शब्द का स्त्रीलिंग जब बनेगा हसंती बनेगा। जैसे राम का रमा बनता है, वैसे हसत का यहाँ पे हसंती बनेगा। हसंती बनेगा तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगेगा? बस ये स्त्रीलिंग बदला है, और प्रत्यय कौन सा लगेगा इसमें? ता प्रत्यय लगेगा। अक्ता नहीं बल्कि ता कहते हैं। कई लोग हैं उसको अक्ता कहते हैं, अक्ता नहीं होता, वो साइलेंट होता है, ये केवल ता प्रत्यय कहा जाएगा। तो साथियों चलिए, हम लोगों ने 30 सवाल किया लगभग व्याख्या के साथ। जो महत्वपूर्ण विषय था हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगला सवाल जो है वो अंग्रेजी का है, वो मैडम आपके सामने लेकर के आएंगे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज सुपर टेट का एक पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है जो 2019 में पेपर आया हुआ था। उसके बाद पेपर हुआ ही नहीं है सुपर टेट का, तो ये जो क्वेश्चंस हैं उसी पे बेस्ड हैं पूरे जितने आपके क्वेश्चन पेपर आए थे 2019 के। चलिए सॉल्व किया जाए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसी तरह के आने के हैं, इससे थोड़ा सा लेवल हाई मान के चलिए क्योंकि आयोग इस बार ले रहा है, ठीक है। इससे आपका
इजी नहीं आएगा, ठीक है, इतना तो आप माने कि चलिए। तो पहला आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो एक पैसेज से होता है, ठीक है। पैसेज देख लिया जाए। पॉवर्टी इज क्रूएल बट इट इज क्रूएबल। पॉवर्टी क्रूएल है लेकिन क्रूएबल है, ठीक है। द ओनली नो क्यूर इज इकोनॉमिक प्रोग्रामेटिज्म इंस्टेड ऑफ वुली आइडियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ economics. In the field of economics, the tree of ideology has never bore any fruit. We have countless chances for development. Opportunities multiply when they are seized, they die when neglected. We have barely tapped our immeasurable potential for growth. Immense manpower, superb skills and enterprise are to India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day but our human resources will never be. यहाँ पॉवर्टी के बारे में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चंस पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है which of the following is most opposite in the meaning of the word deplete। जो डिप्लीट आपका दिया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में, उसकी मीनिंग क्या है। तो डिप्लीट पहले देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले हमको क्वेश्चंस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको पैसेज सॉल्व करना है तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे तो हमें आंसर्स ढूंढने में इजी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए डिप्लीट अभी जो हम लोग रीड कर रहे थे, तो हमारा किस नंबर पे था ये डिप्लीट। वैसे डिप्लीट की जो मीनिंग होती है ये लास्ट में है आपका, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर है। तो डिप्लीट वन डे, डिप्लीट मतलब खत्म होना होता है, तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा वो रीजनरेशन होगा, ठीक है, रीजनरेट करना। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आइडियोलॉजी इन द कंटेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कंटेस्ट में आइडियोलॉजी क्या है, हैज बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। ये यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज दी हुई है आइडियोलॉजी के बारे में, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। कम टू द नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड लव डैश कंट्री, वंस कंट्री, ठीक है, वंस कंट्री एपोस्ट्रोफी का आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है, द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं और आपके कॉन्सोनेंट कितने हैं, ठीक है। तो 34 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन, 20 और 24। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो किससे आया है, डायरेक्ट नरेशन से आया है, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन से क्या पूछ रहा है, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वाज अवे। तो इसका डायरेक्ट नरेशन आपका क्या होगा, 35 का जो करेक्ट होगा आपका। ये कुछ रूल्स हैं, आप जब डिटेल क्लास पढ़िएगा तो उसमें कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए जाएंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंजेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आया है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। अगर इस पे आपका कमांड हो गया तो पूरे ग्रामर पे आपका कमांड हो गया। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम या प्रॉब्लम। तो बताइए 36 का क्या होगा, 36 का जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, ये एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है इसने, डायरेक्ट जो बोला गया है वो सब्जेक्ट को नहीं बोला गया है। अब आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा। 37 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकेंड वन होगा, हर्मिट। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। शी हाइड्स हर फेस फॉर शेम, वो शर्म के बारे अपनी फेस ढक ली। तो बताइए यहाँ पर जो आपका पास्ट टेंस है में जो चेंज होगा, अगर इसका वर्ब तो किस में चेंज होगा, हाइड्स का पास्ट टेंस क्या होता है, ये तो इजी क्वेश्चन है। 38 का आंसर क्या होगा, थर्ड, हिट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ वेल शी सिंग्स, हाउ वेल शी सिंग्स, 39
39। जैसे कि एक्सप्लेनेशन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? 40 का आंसर क्या होगा? ही इज एन यूरोपियन सिटीजन and 1 rupee note is rare to find. I donated an unit of blood and FIR was lodged against him. यहाँ पे देखिए, यहाँ जो भी एरर दिया हुआ है या आर्टिकल एरर है, ठीक है, इसमें कौन सा आर्टिकल सही जगह पे यूज हुआ है, तो ये वाला आपका सही है, बाकी सारे रॉन्ग है। लेवल जो क्वेश्चंस का है वो थोड़ा सा टफ ही आप मान के चलिए यूपी टेट से, ठीक है, और थोड़ी जो आपके रूल्स वगैरह है उसको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। शो नहीं हो रहा, चलिए। नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपका पोर्शन आता है जीएस यानी ईवीएस, जिसको हम कहते हैं ईवीएस और एसएसटी। इसके टोटल 10 क्वेश्चन आपके सुपर टेट की आगामी भर्ती में आपको देखने को मिलेंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 का सुपर टेट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी के सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी और हकीम अजमल खां, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। यहां हमसे पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, उसको जानने से पहले एक फैक्ट हम जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। अगर आपने थोड़ा सा भी, ये बेसिक चीजें होती हैं, थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ रखा है तो आप ये जानते होंगे। अब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में बात करें, इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं, बाकी सब जो चीजें आपको डीप में थोड़ा जाके पढ़ना है सुपर टेट के लिए, तो वो जब क्लासेस चलेंगी तब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? ऑप्शन है आपके सामने लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। अब थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में जान लेते हैं। साइमन कमीशन, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट की तैयारी में कोई भी पोर्शन हो आपको सुपर तरीके से पढ़ना होगा। आप उसकी तुलना टेट से मत करिएगा कि टेट में इस तरह आया था, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन की बात है और फाइनल सिलेक्शन आयोग को लेना है। इतने साल बाद ये भर्ती आ रही है तो इतनी आसानी से आपको भर्ती नहीं मिलने वाली है। आप अपनी तैयारी का स्तर यहाँ तक रखिए कि पेपर चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे टफ लेवल का है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन आप सभी थोड़ा बहुत जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, थोड़ी अच्छी से भी पढ़ी होगी, तो ये जानते हो कब आया था भारत? ये आया था 1928 में। ये 7 सदस्यीय आयोग था। कितना था? 7 सदस्य। और टोटल कितने थे इसमें? सब ब्रिटिश थे, कोई इंडियन नहीं था। यही कारण था कि इसका विरोध हुआ। कोई इंडियन इसमें नहीं था और इसका विरोध हुआ। दूसरी चीज ये कि ये आया क्यों था? ये आया था भारत में संवैधानिक सुधारों के समीक्षा के लिए और माउंटेन्क्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा के लिए आया था। लेकिन कोई भारतीय सदस्य ना होने के कारण जमकर इसका विरोध हुआ और नारा दिया गया साइमन गो बैक। और इसमें जो शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिन्हें हम इनका उपनाम हम जान लेते हैं। इनका उपनाम क्या है? पंजाब केसरी। लेकिन ऐसी लाठियां इनके ऊपर बरसाई गई कि लाठियां से चोट लगने के कारण दिन ब दिन का स्वास्थ्य गिरता चला गया और एक हफ्ते बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? ठीक है, संविधान से क्वेश्चन और संविधान सभा से क्वेश्चन आपको, अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से देख रखा है, चाहे वो 2019 वाली भर्ती हो, 2018 वाली भर्ती हो या टेट का पेपर हो, संविधान सभा से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, जरूर बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जितना सिलेबस में दिया गया आपको सब पढ़ना है, छोड़ना कोई पोर्शन नहीं है। लेकिन पीवाईक्यू को देख के बता रहे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते, इसका सही आंसर होगा 14 दिन। ठीक है, लोकसभा, लोकसभा का प्रमुख अनुच्छेद क्या है? 81, लोकसभा के गठन का 79 और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली और उनकी भूमिका, ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? ये बताता है 93। और लोकसभा में वयस्क मताधिकार को कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 326। बाकी ब्रीफली जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, आप लोग की कोई कमेंट्स? हेलो हेलो सभी को, हेलो हेलो। हाँ, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सुपर टेट राइट नाउ? नहीं, थोड़ा सा और सो लीजिए, उसके बाद करिएगा। ठीक है, क्या जब गजब लोग है भाई। अभी पूछ रहे हैं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में, सिलेबस से भली बातें सब जनी अवगत हो चुके होंगे कि उसमें आपका ज्योग्राफी दिया हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी, तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहां पर है? यह है आपके भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। 14 डेज। ठीक है, ठीक है, आंसर आप सभी के बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका। अब इसमें आपके क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि सबसे दक्षिणी बिंदु तो पूछा गया है, उत्तरी पूछा जा सकता है, पूर्वी पूछा जा सकता है, ठीक है, पश्चिमी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें जब हम पढ़ेंगे तब हम ध्यान देंगे इस पे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा है? आपने देखा होगा कि सिलेबस में आपको एक मेंशन किया हुआ है, ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा वो महासागर। तो महासागर में आप अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, जितने महासागर है सबके बारे में आपको पढ़ना होगा। और सबकी धाराओं के, चाहे वो ठंडी धाराएं हो चाहे वो गर्म धाराएं हो, आपको सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको इजिली ट्रिक, जब क्लास चलेगी तो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इतनी बढ़िया समझा दूंगी कि आप शॉर्ट तरीके में इन चीजों को याद कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको सुपर टेट की तैयारी करनी तो थोड़ा सुपर तरीके से पढ़ाई करनी होगी। वो जब बैच हमारा चालू होगा उसमें आपको पढ़ाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा अगुलहास की धारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नाथुला दर्रा, तो ये कहां पर है? ये है सिक्किम। बात कर लेते हैं दर्रा की। नॉर्मल सभी जानते होंगे दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा वो स्थान होता है जो दो पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से जो रास्ता बना होता है, नेचुरली डेवलप्ड होता है, उसको हम कहते हैं दर्रा। ठीक है, दर्रे और भी सारे हैं, किन राज्यों में कौन कौन से हैं ये आपको याद करना रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हुए चलिए सभी साथी ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए। और सुपर टेट की आगामी भर्ती के लिए थोड़ा सीरियस है तो पीवाईक्यू को देखना बनता है। पीवाईक्यू को देख के उस आधार पे अपनी तैयारी करिए, लेकिन लेवल हमको इससे हाई रखना होगा, इससे नीचे नहीं है, इसके बराबर नहीं, इससे हाई लेवल हम रखेंगे। ठीक है, चलिए, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कि परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं कि इस ऑप्शन का इसका सही आंसर क्या होगा। तो गरीबी का आकलन जो किया जाता है वो किया जाता है परिवार का उपभोग व्यय। जिन्होंने भी इकोनॉमी थोड़ी सही से पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है, और गरीबी से जो संबंधित समितियां हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें पढ़ा जाएगा। लेकिन गरीबी, ठीक है, तो गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? यह है परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। ये सब सारे टर्म्स जो होते हैं ना इकोनॉमी के, जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, इकोनॉमी की क्लासेस चलेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देख लो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और प्रोफेसर HC मुखर्जी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसमें पूछ रहा है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। अगर ऐसे पूछा जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे तो वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा।
क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर इसमें संविधान सभा से संबंधित ये पूछता है कि अस्थाई, तो अगर अस्थाई पूछेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थाई पूछेंगे, ठीक है, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जितने आप संविधान सभा के बारे में जब आप पढ़ेंगे, संविधान के में कौन कौन मेंबर्स थे, कौन कौन अध्यक्ष थे, कौन पहला था, कौन आखिरी था, बहुत ही चीजें होती है। तो स्थायी में राजेंद्र प्रसाद होगा, और अस्थाई अगर पूछेगा तो अस्थाई में आपके होंगे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन क्वेश्चन अभी आपसे पूछ रहा है कि पहले कुछ मेंशन नहीं है, जब मेंशन नहीं है तो सच्चिदानंद सिन्हा विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1920, ऑप्शन देख लो, 1920, 1925, 1930, 1935। ठीक है, देखते हुए चलिए और कोशिश करिए आंसर करने की। ठीक है, तो कांकोरी षड्यंत्र केस, हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने इसका नेम चेंज कर दिया। अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहते हैं न्यूज़पेपर के साथ, तो इसका नाम चेंज किया, क्या कर दिया गया? कांकोरी ट्रेन एक्शन, कांकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया है, कांकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, सरकारी खजाने की लूट, सरकारी खजाने की लूट 3 लोगों ने की थी। कब की थी? ये की थी 1925। इसका सही आंसर होगा, डेट पूछ लिया जाए तो वो होगा आपका 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1925। 3 लोग थे, तीन लोग थे इसमें, अशफाकुल्लाह, ठीक, एक है आपके राजेंद्र प्रसाद, और तीन लोग थे, जिसमें से 2 लोग को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका ईवीएस एसएसटी का है। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, दुधवा, पेरियार, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल मैं आपको सच बता दूं तो ये ल्यूसेंट भी किसी ने तरीके से पढ़ी होगी तो उसका आंसर वो कर ले जाएगा। इसका सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1936 में, और तब इसे क्या कहा जाता था? हेली नेशनल पार्क। क्या बोला जाता था इसको? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, वहां के गवर्नर थे उस वक्त संयुक्त प्रांत के, उनके नाम पर, मेलकम हेली, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था हेली। देन 1947 में इसका नाम चेंज होता है, फिर 1947 में इसे कहा जाता है रामगंगा, ठीक, एंड देन 1957 में इसको नाम मिलता है प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट के नाम पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये हुए आपके टोटल 10 क्वेश्चन ईवीएस और एसएसटी के। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, दूसरे काम भी करना पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप समझ सकते हैं मेरे पास कितना ज्ञान है। तो अब जो है, जो आपका जो मेन है, जो आपने टेट में भी पढ़ रखा है, सीटेट में भी पढ़ रखा है, बीएड में भी कर रखा है, ठीक है। तो अब जो है आप क्या करेंगे कि 51 नंबर पे मैं बताऊंगा शिक्षण को लेकर के कैसे क्या करना है। सर उनको ड्रॉप कर दो। हाँ ठीक, चलिए। तो यहाँ पे 51 नंबर जो है, 51 का आपका 4 होगा। मैं पहले प्रश्न पढ़ लूँ क्या है, यहाँ तक समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? मैं बार बार कहता हूँ कि एक प्रश्न कई बार पूछा गया लगातार, और यहाँ पे नहीं वाला जो ऑप्शन होता है वह आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 51 नंबर का आंसर आपकी मैं बात करूंगा कि जो शिक्षण केवल, देखो केवल शब्द लग जाए, केवल, किंतु, ये सब ना नकारात्मक शब्द होते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका चौथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 52 नंबर पे, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? यानी प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड डे मील चलता है उसकी शुरुआत करने का कारण क्या है? हो सकता है आपने भी मिड डे मील भोजन खाया हो, ठीक है, राहुल से तो खाए हैं, ठीक, बता भी दिए हैं। तो लेकिन इसका कारण क्या, बात ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि पता है कि यहाँ पर बच्चों की संख्या कैसे बढ़ेगी जब यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सब थ्योरीज बहुत पूछी जाती हैं, ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हो गया आपका, चलिए 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर, 53 का आपका
क्या हो जाएगा, थार्नडाइक का। थार्नडाइक ने, अब आपसे मैं पूछूंगा थार्नडाइक ने किस पर जो है अपना प्रयोग किया था, यह आपको बताना है। ठीक, अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने के लिए अक्षमता है। ठीक है, देखिए ये ना, इससे एक प्रश्न हमेशा आता है, विकार इसको बोलते हैं। ठीक है, पढ़ने की समस्या, लिखने की समस्या, समझने की समस्या। तो यहाँ पर आपको बताना है पढ़ने और लिखने की समस्या अक्षमता वाला क्या उनका विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 54 देखेंगे, जल्दी से आपको कमेंट करना है। चलिए, तो यहाँ पर जो होगा डिस्लेक्सिया जो होता है यह पढ़ने के लिए दिक्कत करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 55, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। एच.डी. बर्नेट हो गए, E.M. रोजर्स हो गए, M.B. माइल्स हो गए और एलन हो गए। ये 4 विकल्प है, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 55 का जल्दी से जवाब देना है। तो आपका जो ये कथन है रोजर्स का है। यह कथन क्या है, नवाचार क्या है आपका हो गया। चलिए, बी विकल्प हो गया सेकेंड वाला। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया। यानी यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं कि आपको तैयारी बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप क्वालिफाई कर पाओगे सुपर टेट के लिए। 56 देखते हैं बच्चों, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, हार्टोग समिति ने जो है अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था। अगला प्रश्न है, परम शून्य स्थिति क्या होती है। परम शून्य स्थिति क्या होती है, नामित स्केल में, अंतरित स्केल में, क्रमित स्केल में और आनुपातिक स्केल में। तो आप लोग को यहाँ इंग्लिश वाला भी दिया गया है, आप इससे समझ करके आप उत्तर दे देना। अगर आपको मान लीजिए हिंदी में थोड़ा सा कठिन शब्द समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, आनुपातिक स्केल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठन क्या है। पाठ प्रस्तावना कौशल, पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन और गृह कार्य। ठीक है, यानी प्रस्तावना यानी पाठ मतलब लेसन की जो प्रस्तावना कौशल होता है वह उसका मुख्य क्या है आपको बताना है। मैंने पहले कहा कि सारी चीजें आपको बीएड में पढ़ाई गई हैं। अगर आपने बीएड कर रखा होगा तो सब कुछ पढ़ाएगा, यानी पूर्व ज्ञान आपको दिया जाता है कि आपका पूर्व ज्ञान कैसे है। जब कभी आप क्लास में जाते हैं, सबसे पहले कोई भी शिक्षक पूछता है हाँ आपको क्या क्या आता है बताइए, तो जो भी आता है आपको वह बताते हैं, यानी पूर्व ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। 59 नंबर देखेंगे, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है, तो 2005 में किया गया। ठीक, चलिए शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है। यानी लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, यानी सीडीपी तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो जो है कथन इतने ज्यादा पूछ ले रहा है कि आप फंस जाओगे। आंसर क्या हो जाएगा, वेलफेयर ग्राह द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी। यानी तो क्या होगा आपको बताना है। 61 नंबर का जल्दी से आपको जवाब देना है। चलिए क्या हो जाएगा आपका, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। यानी भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकात्मुखी नियम, निकट से दूर का नियम, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों, ना तो पहला ना तो दूसरा। ये आपको बताना है। प्रश्न आपके सामने है, इसको देख करके समझ करके आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो चीजें हैं, चलिए तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये और ये दोनों विकल्प सम्मिलित होता है, यानी इसमें विकल्प ए और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय और सांस्कृतिक। यानी मुझे अभी तक जो लग रहा था कि पेपर मतलब ढंग से आपको पूछेगा, तो आपको जो है बहुत बेहतरीन तैयारी करनी होगी। यानी क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक इसका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ब्रेल लिप। ये तो हर बार पूछता है, मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि ब्रेल लिप के जनक कौन है और ब्रेल लिप किस लिए होता है आपको पता है। जो जिनका विकास कम हुआ होता है, जिन बच्चों का, उनके लिए ब्रेल लिप का प्रयोग किया जाता है। चलिए 64 नंबर जो है देखेंगे, 64 के क्या हो जाएगा आपका, लुई ब्रेल। ठीक है, यहाँ पे चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, बारबियर ब्रेल ऐसे दिया रहेगा, लेकिन लुई ब्रेल। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर, स्पुनोविच, पावलोव और बिने। यानी यहाँ पे अनुबंधन शब्द का प्रयोग आ जाएगा, तो आपको क्या बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बाकी कितने स्कोर सही होते हैं आप बताइएगा, कितना आपको आ रहा था ये आप बताइएगा। तो यहाँ पे पावलोव का, इसके पहले भी जो प्रश्न पूछा गया था शास्त्रीय अनुबंधन, वो भी पावलोव का था। चलिए, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है।
यानी आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। 66 नंबर कैटल, गाल्टन, टर्मेन और पियर्सन। ठीक है, चलिए जल्दी से याद बताइए 66 नंबर का। तो 66 क्या हो जाएगा, गाल्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाल्टन। अगला जो बच्चों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपयुक्त सभी। अमूमन हम लोग क्या देखते हैं, जो उपयुक्त सभी होता है वह हम अक्सर लगा के चले आते हैं, जरूरी नहीं कि वह हमेशा आपका सही ही हो। जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, ये सभी हैं विकल्प में। आगे देखते हैं कि गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है। आप लोग लेवल देख सकते हैं क्या है। तो नियम अधिगम, संप्रत्यधिगम, समस्या समाधान, ये क्रम देखना है, यानी आपको क्रम देखना, क्रम से आपको बताना है। तो चलिए क्रम देख लीजिए, समय दे रहा हूं। उसके बाद जो है आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो अगर आप उत्तर एक बार देख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर कभी ये प्रश्न आता है आपको आना चाहिए। यानी संप्रत्यधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान, यानी हमेशा की ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति का जो समस्या का समाधान होता है वह हमेशा अंत में होता है। यानी इससे आप पकड़िएगा, समस्या समाधान हमेशा अंत में होगा, यानी किसी में नहीं दिया गया है तो आप ये ट्रिक पकड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो अनुवादन, प्रदीप्ति, उद्गमन और आयोजन। तो जो है आपको बताना है प्रश्न नंबर 69। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, उद्गमन हो जाएगा। ठीक, चलिए 70 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग स्थान स्थिति है, यानी आपको राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। ठीक है, तो यहाँ देहरादून, मुंबई, कोलकाता और सिकंदराबाद। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलकाता में आपका यह स्थित है, कोलकाता में आपका यह स्थित है। ठीक है, हाँ चलिए। तब ये जो प्रश्न है आपके, खाने का नमक किससे बनता है, यानी कुल मिला के यह साइंस का प्रश्न है, आप जानते हैं। चलिए, मैंने पहले ही कहा कि सर्वदाता सर्वज्ञाता मैं हूं, या तो मैं सब करा दूंगा, क्योंकि बाकी टीचर जो है आज नहीं हो पाए हैं, वो क्लास आपका रेगुलर लेंगे, सुबह से क्लास चलेगी। ऑफर अभी आपके चल रहे हैं तो आप लोग ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, जो नंबर दिया गया है। चलिए 71 नंबर देखते हैं। 71 नंबर का जो है आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ठीक है, खाने का नमक किससे बनता है आपको यह बताना होता है, क्योंकि आपको जानना चाहिए, ये दैनिक जीवन में बहुत जरूरी है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। ठीक है, प्रारंभिक मान का 3 गुना, प्रारंभिक मान का 4 गुना, प्रारंभिक मान का 2 गुना और अपरिवर्तित। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बताना है आप सभी को। चलिए, यहाँ पे प्रारंभिक मान का 4 गुना, यानी यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया संवेग भी 4 गुना ही होगा, 2 गुना 6 गुना नहीं होगा, 4 गुना ही होगा। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप पता है हाई स्कूल इंटर तक ना ये सब खूब पढ़े हैं, आप हाई स्कूल इंटर की किताब भी निकालोगे ना, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। यानी बात में देखते हैं कितना है। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, साइंस का भी सिलेबस आपको रखा गया है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय, यानी ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वह विद्युत चुंबकीय होती है। 1 माइक्रोन होता है, तो ये आपका 10⁻9 माइनस है, 10⁻−12, ठीक है, 10⁻6, 10⁻−15 m। ठीक है, चूंकि साइंस वाले टीचर होते हैं बेहतर समझाते हैं, लेकिन आपको बस इसका उत्तर बताना है। तो जल्दी से बताइए, प्रश्न नंबर 73 का उत्तर बताना है आपको। क्या जाएगा आपका, ये आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है, हाँ, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है, आपका क्या देखिए। चलिए हाँ, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 75 नंबर का क्या हो जाएगा आपका चौथा, यानी ये स्ट्रेटोस्फीयर। हालांकि ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, फिर भी इसमें आ गया है। चलिए, श्वास क्षेत्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है, मछली, तिलचट्टा, केचुआ, घोंगा। ठीक, सर अभी साइंस का ही चल रहा है आपका। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए हाँ, श्वास क्षेत्र का उपयोग श्वास के किस लिए किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब जो है यहाँ पर 76 देखेंगे, यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बच्चों वह तिलचट्टा हो जाएगा। ठीक है,
श्वास क्षेत्र का प्रयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? चलिए अगला है, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x 6t to 5t के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में t सेकेंड में है, कण का प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, तो 6m/s माइनस 5m/s 5m/s माइनस 6m/s, ये आपका विकल्प है 1 2 3 4। आपको बताना है कि यह क्या होगा। जल्दी से जो है आप लोग 77 देख लीजिए, 77 का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किसकी कमी से रतौंधी होती है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी, ये तो आप कर ले जाओगे। तो यहाँ पर विटामिन ए कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। चलिए 79 देखते हैं, 4.4 यानी 4:4 इंटू 4 जो है GCO2 का NTP पर आयतन होगा। यहाँ पर 22.4L, 2.24L, 224L, 4.8L। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका 79 का ऑप्शन है। ठीक है, ये सारे जो सिलेबस है हमारे शिक्षक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। थ्योरी आपका चलेगा, प्रैक्टिस चलेगा, और भर्ती मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं वो तैयारी में लग गए हैं। जिनको लगता है कि हम बहुत दिन से सुन रहे हैं तो आप सुनते रहिए, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बता दिया हूँ ये साल चुनाव वाला है। तो भर्तियां हर फील्ड में TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके प्राइमरी की 11,000 का ऑलरेडी अध्याचन मिल चुका है आयोग को। चूंकि शहरी क्षेत्र का मिल गया है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो भी अध्याचन मिल जाएगा। लगभग 55,000 भर्तियां जो है आयोग निकालने की तैयारी में है। चलिए यहाँ पर 79 देखते हैं, 79 जो है आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए आते हैं, हाँ, इनमें से सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी 80 का ये। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है इतने सारे प्रश्न बता दिए गए हैं। अब जो है जो कि 20 प्रश्न आपके गणित के होने हैं, और गणित भी बहुत लगता कठिन है लेकिन सर ऐसा पढ़ाते हैं कि बहुत सरल तरीके से। तो नितिन सर बताएंगे। धन्यवाद सर जी। चलिए सभी बच्चे लोग, अब मैथ्स के जो क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन आपके आए थे सुपर टेट में 2019 में। ठीक है, तो आप सभी को बता दो, आप सभी लोग को बता दिया जाए कि जैसे कि क्या हुआ था कि यूपी टेट में बहुत ऐसे थे कि चलो कैसे तुक्का लगाएं, थोड़ा पढ़ के गए थे यूट्यूब में तो कुछ क्वेश्चन आ भी गए थे। अब बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन, कारण ये था कि सी आपने देखा था कि पेपर इस बार ऐसा बना था ना कि पेपर में क्या हो रहा था, सी बार बार ऑप्शन आ रहे थे, चाहे बी आ रहे थे। तो बहुत बच्चे ऐसे थे कि अगर तुक्का भी लगाते ना तो आराम से पास कर जाते। ठीक है, तो मैथ्स को बहुत लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर सुपर टेट की अगर आपको तैयारी करनी है और मैथ्स के 20 प्रश्न आप इग्नोर करेंगे ना, तो समझ लीजिए कि यही आपका स्कोरिंग रहेगा। समझ लीजिए मैथ का कुछ भी क्वेश्चन अगर 4 से 5 क्वेश्चन अगर गड़बड़ हो गए तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने में गड़बड़ी हो सकती है। तो मैथ्स को आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखिए 81 नंबर है, और रही बात, आज बस ये बताया जा रहा है कि आपके क्वेश्चन किस तरह आए थे। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार और जो लोग नहीं जानते, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पेपर देखा भी नहीं होगा, तो उन सबको थोड़ा जानकारी दे दी जाए कि मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आए थे। और रही बात इन पेपरों की, तो इन पेपरों को अलग से इंडिविजुअल तरीके से आप सभी लोग को पूरे बढ़िया तरीके से सॉल्व कराते चला जाएगा। और सारी चीजों को समझिए शॉर्ट ट्रिक से, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ जैसे भी पेपर आपके, चाहे वो इजी टू मॉडरेट हो, चाहे मॉडरेट टू हार्ड हो, हर तरह का लेके चला जाएगा। लेकिन सभी लोग थोड़ा ध्यान देते चलिए। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, बी के किस मान के लिए असमीका b² + 8b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9b + 14 सत्य है, यही पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए आपको बता दें कि आपका जो सिलेबस है मैथ्स का, तो उसमें आप देखेंगे, तो उसमें जाएंगे तो देखेंगे सर्वसमीका लिखा हुआ है। तो सर्वसमीका किस पे आधारित होता है? सूत्रों पर आधारित होता है। आपको a + b का होल स्क्वायर, चाहे a - b का होल स्क्वायर, चाहे + b का होल क्यूब, ये सारी चीजें अगर आपको मालूम है तभी आप सर्वसमीका के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक ना। यानी जो भी बीज गणितीय सूत्र होते हैं वो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए 81 का आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए दूसरा हो जाएगा। अगर सॉल्व कराया जाए तो सॉल्व हमने बोला है कि इंडिविजुअल कराया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए एक ही क्वेश्चन कराने में आपको टाइम लग जाना है। ठीक है, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे आप देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर 2। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी बी का मान या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रखा जाए या तो लेस देन आर इक्वल टू -4 रखा जाए, तो ये इसको क्या करता है? पूरी तरह से संतुष्ट करता है। इस सर्व समीकरण को पूरी तरह क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो 81 का आंसर कौन हो जाएगा बताइए? 81 का आंसर हो गया आपका कौन सा? दूसरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब 82 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, संलग्न चित्र में यदि AB प्लस AC बराबर 5AD तथा AC माइनस AD इक्वल टू 8 है तो आयत ABCD का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए कि आपको पूरा विधिवत यहाँ पे समकोण का यूज करके करना है। ये बताइए कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए उस प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न बहुत इजी नहीं है और समझ लीजिए कि बहुत हार्ड भी नहीं है, ठीक ना। अगर आपको ज्यामिति के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, समझ लीजिए ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट। विजन वर्ड्स नेचर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी के लाइव क्लास में। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो 60 वर्ग इकाई है। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? 60 वर्ग इकाई। फिर देखिए यहाँ पे 83 नंबर है, दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है, उनके व्यासों में अनुपात 45 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात हो जाएगा? तो देखिए पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, दूसरे का 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 ऐसे रखा जाएगा। ये पहले शंकु का आयतन, ये दूसरे शंकु का 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। R1 की जगह देखिए R1 का अनुपात रखेंगे, लेकिन कई लोग बोलेंगे यहाँ पे तो R त्रिज्या का अनुपात दिया ही नहीं है, तो आप सभी को बता दें कि जो त्रिज्या का अनुपात हो, जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का भी अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए R1 स्क्वायर, R1 कौन है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। H1 बताइए, H1 कितना है? 1 है यहाँ पे। ठीक, R2 बताइए, R2 कितना है यहाँ पे? R2 की अगर बात करें तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बताइए? 25। H2 कितना है बताइए? H2 यहाँ पर कितना है? H2 है यहाँ पे 4, दूसरी वाली ऊंचाई। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें? देखिए 4 से 16 काट दिया, 4 चौको 16, 4/25, आंसर हो गया 4:25। तो 83 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ औसत कैसे निकालते हैं वो भी मालूम होना चाहिए। तो बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब अच्छी तरह जानते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे 5 है, 5 के बस 2 ही गुणनखंड है, वो कौन कौन है बताइए? 5 खुद से कट सकता है, 1 से कट सकता है, यानी 5 क्या है बताइए? अभाज्य संख्या। अब प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या हो गया? 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, 11 बस से 13, 17, 19 और 23। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। औसत निकालने का सूत्र क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, 100/9 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 11 सही 1/9। तो 84 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ लीजिए कि बहुत विधिवत तरीके से जिस दिन हम सॉल्व कराएंगे ना, आप खुद कहेंगे कि एक एक क्वेश्चन कितना बेहतर तरीके से बताया जा रहा है। तो आज तो समझ लीजिए आपको बताया ये जा रहा है एक एज डेमो के तौर पे कि किस तरह आपके एग्जाम में पेपर आया था। ठीक है, 2019 में हो, चाहे आप जानते हैं 68,500, उसका भी किसी दिन लेकर आएंगे हम सभी लोग। ठीक है, तो फिलहाल सारी चीजों को आप देखते चलिएगा क्योंकि यही आधार बनेगा आपके एग्जाम का। ठीक है, अब देखिए 2916 का वर्गमूल 54 है, तो देखिए यहाँ पर भी 54 हो गया, यहाँ पर भी 54 हो गया, यहाँ भी 54 है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है बताइए? 54। ठीक, यानी 2916 का वर्गमूल 54 हो गया, और यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद हो जाएगा। यहाँ 4 अंक बाद दशमलव है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 6 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर 3 अंक बाद हो जाएगा। और यहाँ पर बताइए 8 अंक बाद दशमलव है तो कितनी बार हो जाएगा बताइए? 4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा? जोड़ेंगे तो 4 होगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा? 5, 4, 9, फिर 5, 4, 9, फिर 5, 4, 9 हो जाएगा 5.9994, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो 85 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए? 84 का डी आपने बताया था, देख लेते हैं। चलिए 84 का डी, बहुत बढ़िया। और 85 का आंसर क्लियर है, 85 का आंसर हो जाएगा 5.9994।
क्या हो जाएगा बताइए 5.9994। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीन संख्याओं का योग 98 है, तो पहली और दूसरी संख्या है, तो पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी का कितना है 5:8 है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा n बनाएंगे और जब करेंगे तो 2 × 10, 5 × 15 और 3/24। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का अनुपात 10:15:24 आ गया, जोड़ने पे 49 आ रहा है। जोड़ने पे कितना आ रहा है 49, और 49 बराबर कितने के बताइए 98 के। तो 49 से हमने 98 काटा, 2 बार में 1 हिस्सा 2 के बराबर। तो पूछा दूसरी संख्या बताइए 15 हिस्सा 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा बताइए ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत सारी चीजें आपको विधिवत तरीके से बताई जाएगी, आप सभी लोग देखते हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। विजन वर्ड्स नेचर 85 का ये आपने बताया, चलिए बढ़िया है। अब देखिए अगला, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषष्ठभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप होगा। तो उसका परिमाप देखिए क्या बोला है कि एक वृत्त के अंदर क्या है, एक वृत्त के अंदर समषष्ठभुज है। क्या बताइए समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज आप अच्छी तरह जानते ही हैं, यही समषष्ठभुज जिसकी कितनी भुजाएं बताइए 6 भुजाएं हो। ठीक है, और बताइए अगर 6 बराबर भुजाएं हैं तो प्रत्येक कोण, ये बताइए पूरा वृत्त कितने अंश का होता है 360 अंश। तो 360 में अगर 6 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा बताइए 60 अंश हो जाएगा। तो ये बताइए अगर समषष्ठभुज है तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज भी 6 बनेंगे। कितने बनेंगे बताइए, समबाहु त्रिभुज भी अगर 6 बनेंगे और 6 बनेंगे तो प्रत्येक कोण 60 अंश हो जाएगा। और ये बताइए ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो बताइए सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर त्रिज्या r है, ध्यान दीजिएगा त्रिज्या r है, ये भी त्रिज्या r है। ठीक है, और ये भी क्या है बताइए r है। क्यों r हो जाएगा, क्योंकि अगर तीनों कोण बराबर होंगी तो तीनों भुजाएं भी बराबर। और r कितनी बार आएगा बताइए, आप अच्छी तरह जाने समषष्ठभुज है, यानी 6 भुजाएं बराबर, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r कितनी बार 6 बार। तो हो जाएगा आपका परिमाप कितना 6r। आंसर कौन हो गया बताइए ऑप्शन नंबर 1। तो 87 का आंसर कौन सा हो गया बताइए ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जा सकता है किसके माध्यम से बताइए, कोणों के अर्धकों से। किसके माध्यम से, कोणों के अर्धकों से। ठीक ना, तो त्रिभुज है, ठीक है, और कोणों का अर्धक हमको निकालना, ध्यान दीजिएगा कोणों का क्या निकालना है अर्धक। जब हम करेंगे तो क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ बनता है अंतः केंद्र। क्या बनता है अंतः केंद्र, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 88 का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 1001 का क्यूब है, तो इसको कैसे करना बताइए। इसको करना है 1000 + 1 का क्यूब, और आप जानते हैं ना a + b का होल क्यूब क्या होता है, उसी से करना है इसको। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b। इसी से सॉल्व कर लेंगे, और जब इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा आंसर आया है। या तो आप 1001 का क्यूब करेंगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो कौन सा तरीका हमने बताया, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसी से इसको सॉल्व कर लेना है। a की जगह हम लोग को 1000 रख लेना है, b की जगह 1 रख लेना, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो ध्यान दीजिएगा अगर 20% 120 है तो पूछ रहा है उसी संख्या का 120% बताइए। तो ये बताइए अगर 20% 120 है तो 120% 20 का कितना गुना है, 6 गुना है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड 6 गुना हो रहा है तो राइट हैंड साइड भी 6 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए 720। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो 90 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक, इसी तरह आराम से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना इजी वे में आया था। अब रही बात 91 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा भिन्न बता रहा है। कभी भी अगर दशमलव में बदलना हो तो ऊपर आप क्या करिए 1 0 बढ़ा लीजिए, ये 60 बना लीजिए, 130, 150, इसको 190, इसको 50। जब एक 0 बढ़ा के जब भाग देंगे ना तो दशमलव में निकालने में आसानी होती है, और जब दशमलव में निकाल लेंगे तो बता देंगे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन आएगा बताइए 19/36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए 19/36। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, चौड़ाई कितने % घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बढ़ जाए। तो ये तो समझिए रटा रटाया क्वेश्चन है। जब भी जान लीजिए लंबाई 25% बढ़ती है ना तो
समझ लीजिए कि जो जिसकी उससे तुलना होती है, चौड़ाई की उससे तुलना हो रही है, वो हमेशा कितना घटेगा बताइए? 20% घटेगा हमेशा। कितना? ये तो समझ लीजिए कि जो प्रैक्टिस सेट लगातार बच्चा लगाया होगा वो सीधे आंसर दे सकता है बस देखते ही। तो ठीक है ना। तो 91 का डी आपने आंसर बताया था, चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ ध्यान दीजिए 92 का क्या आंसर हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अगर लंबाई 25% बढ़ रही है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा बताइए? 20% कम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखिए 1.27 पे बार, तो देखिए 1.27, अगर दशमलव है तो दशमलव जगह प्लस आ जाएगा, और 2 अंकों पे बार है ना, तो अगर 2 अंकों पे बार है तो 2 9 नीचे आ जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं अगर 1 अंक पे बार है तो क्या होता है? 1 9 नीचे आता है। 2 अंकों पे बार होगा तो क्या होगा? 2 9 नीचे हो जाएगा, है ना। तो सॉरी यहाँ पर नहीं करेंगे, आगे एक स्टेप बढ़ा के करेंगे। अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस क्या होगा बताइए? 27/9 9, लेकिन बार नहीं लगाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 9×3 = 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 एकम 11, 11 3 कितना हो गया बताइए? 14/11। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो 93 का आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह आपके बार वाले भी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। इसको आप अच्छी तरह जानते हैं, आवर्ती दशमलव बोला जाता है। आवर्ती दशमलव किसका प्रकार होता है बताइए? अशांत दशमलव का प्रकार होता है। इसमें जो दशमलव के बाद अंक होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको व्यवस्थित किसके माध्यम से किया जाता है? बार के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। 15 वर्ष में 2 गुना, तो 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 8 को हमको किस तरह लिखना है? 8 को लिखना है इस 2 के पद में। तो 8 को हम क्या ले सकते हैं बताइए? 2 पे 3 घात, ठीक है। और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे। 15 3 क्या हो जाएगा बताइए? 45 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बताया गया, तो बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए कितना इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए। यदि ax बराबर by = cz तथा b² = ac, तब y बताइए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो कैसे करेंगे? ax और by और cz, इन तीनों को k के बराबर मान लेंगे। तो a = क्या होगा? x उधर जाएगा तो k⁴1/x, ठीक है। अगर b निकालेंगे y उधर जाएगा तो क्या होगा? k⁴1/y। और ये बताइए अगर c निकालेंगे z उधर जाएगा k के ऊपर, तो क्या होगा बताइए? k⁴1/z। बस इसमें वैल्यू रख देना b²। तो b की जगह कौन है? k⁴1/y पूरे का स्क्वायर, और a × c, a कितना है? k⁴1/x है, और c कितना है बताइए? k⁴1/1 कितना है? c है ना, हाँ 1/z है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करेंगे, तो घात पे घात गुणा हो जाता है। k⁴ क्या होगा? 2/y, और यहाँ k⁴ बीच में गुणा चिन्ह है तो घात में घात जुड़ जाता है, 1/x प्लस 1/z, यही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो k दोनों आधार समान है तो आधार तो हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2/y = 1/x प्लस 1/z, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x और z कैल्सियम xz, तो x को xz बनाने के लिए z से गुणा, ऊपर भी z से गुणा करेंगे। यहाँ xz बनाना है तो ऊपर x से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए। यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो xz उधर जाएगा, 2xz हो जाएगा। z प्लस x उधर है, यहाँ नीचे चला जाएगा, ठीक है। और y चला गया उस साइड। क्या आंसर आया बताइए? y = 2xz/z प्लस x। कौन सा आंसर हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो आपने देखा कितना बेहतरीन प्रश्न है ये, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको देखिए, x² - y²। देखिए यहाँ पे -y² निकालना है तो सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ प्लस y है, यहाँ भी प्लस y है। प्लस y का प्लस y में गुणा करोगे तो कभी माइनस नहीं आ सकता, तो ये आंसर होगा ही नहीं। माइनस y का माइनस y में गुणा करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस y² आएगा, और आना चाहिए -y², तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? -y में प्लस y से गुणा करो, -y² यहाँ पे आ रहा है, लेकिन चेक कर ले कहीं और -y² ना आ रहा हो। तो -2y में -y से गुणा करो, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, और 2y में y का गुणा 2y² हो गया, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। हमारे आंसर कौन हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर 3।
तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, आपका वैसे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को मैं बताऊंगा, बस सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ आज तो जान ही रहे हैं कि विधिवत इसको सॉल्व कराया नहीं जा रहा है, बस आपको परिचय कराया जा रहा है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं की लंबाई ए है और क्या है बताइए बी है। अब बोला है ये दोनों असमांतर भुजाएं हैं, इनको इनके मध्य बिंदु को एक रेखा मिला रही है, तो इस रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो इस रेखा की लंबाई कभी भी ध्यान दीजिएगा, इन दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ देंगे और किससे भाग दे देंगे 2 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा a + b/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 97 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो चलिए ये तो आप लोग भी बता सकते हैं, माध्यिका बहुत ही सिंपल है, बस आरोही क्रम में सेट करना है। देखिए तो आरोही क्रम में अगर सेट करना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बताइए, 13 है, नहीं 13 नहीं, सबसे पहले 12 होगा, तो 12 13 के बाद क्या हो गया 14, 14 के बाद क्या हो गया बताइए 16, 18 और क्या बताइए 19। गिनने पे कितनी संख्या है बताइए, 1 2 3 4 5 6। तो गिनने पे कभी भी 6 आ रहा है ना, यहाँ पे 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, गिनने पे इनकी जो संख्याएं हैं अगर सम निकल के आ रही हो, क्या निकल के आ रही हो, अगर सम निकल के आ रही है तो हमको क्या करना है, आप कभी भी ध्यान दीजिए, गिनने पे अगर इनके स्थान सम आ रहे हैं तो कभी भी माध्यिका जो होता है वहां पे इनमें देखते हैं बीच में कौन सी दो संख्या है, ठीक ना। तो बीच में कौन कौन सी दो संख्या है, 14 16 है, उनको जोड़ दीजिए 30 आ गया, और 2 से भाग दे दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए 15। तो कभी भी काउंट करने पे अगर सम स्थान आए ना तो वहां पर बीच में 2 संख्या आती हैं, उन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, आपका माध्यिका निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभाविक संबंध है। समझ लीजिए कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपका अक्सर आता है, ठीक है। तो क्या होता है बताइए, बहुलक बराबर, ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला होता है क्या, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा ही हूबहू आपके एग्जाम में आ जाएगा तो देख लीजिए खेला कर दिया था आपके एग्जाम में, कितना शानदार खेल खेला था आपके साथ, क्या किया था, पक्षांतर कर दिया था, क्या कर दिया था, पक्षांतर कर दिया था। तो देखिए कैसे पक्षांतर किया था, -2 गुणे माध्य जो है भेज दिया था बहुलक की तरफ, तो बहुलक से जाके 2 गुणे माध्य जुड़ गया था और माध्यिका को अकेले छोड़ दिया था, तो 3 गुणे माध्यिका बेचारी अपने जगह खड़े होके अफसोस कर रही थी, बाकी दोनों ही चले गए एक दूसरे की तरफ, ठीक ना। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 2। तो 99 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला यही है, यही मेन फॉर्मूला है, बस पक्षांतर कर दिया है, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर आंसर होगा 99 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देखिए यहाँ पे तो 100 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य पे यानी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 है और 20% हानि हो रही है, यानी लॉस कितना है बताइए 20% है। तो ये बताइए अगर आपने कोई सामान 100 रुपए में बेचा, आपको 20 हानि हो रही है, तो खरीदे कितने में होंगे, यानी आप 20 रुपए ज्यादा में खरीदे होंगे, तो 100 में 20 जोड़ लो, खरीदा होगा आपने 120 में, ठीक है ना। अब जो हानि पूछ रहा है, प्रतिशत हानि किस पे पूछ रहा है, क्रय मूल्य पे पूछ रहा है, तो हानि तो 20 ही है, अब क्रय मूल्य पूछ रहा है तो आधार आपका क्रय मूल्य होगा, अगुड़े क्या हो जाएगा बताइए 100, तो 20 से कम 20, 20 छक 120, 2 से काटिए 50, 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा 50/3%, हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैथ्स के सारे क्वेश्चन हो गए, अब किसका नंबर है देखते हैं, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये समझ लिए हमारे सिलेबस से बाहर है, राहुल सर आ रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। मैथ से जहां भी पूछना पूछिए, सारा चीज मंजूर है, लेकिन बाकी चीजें सर देखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं थोड़ा जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो सेशन आपके लिए शुरुआत करने चल रहे हैं आपका करंट अफेयर का है और समसामयिकी का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर तभी सही होगा जब आप डेली हमारे साथ आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए मैं एक क्लास लेके आ रहा हूँ मॉर्निंग में आपका 9 बजे। आप लोग तैयार रहिए, सुपर टेट के लिए स्पेशल क्लास होगी। जैसे पिछली बार मैंने आपका सही कराया था 30 में 30, कुछ हमारे जितने भी पुराने साथी थे सब तो सेलेक्ट हो गए, कोई बचा ही नहीं है, लेकिन इस बार भी कोशिश है कि इस बार 30 में
30 दोस्तों हम इस बार सही कराएं। तो सभी साथियों का वेलकम, स्वागत है। आप जितने भी प्यारे साथी हैं थोड़ा जल्दी से आप सभी साथी आ जाइए, जिससे कि हम सेशन आपका स्टार्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आपका प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन पिछली बार कैसे आपसे एग्जाम में आया हुआ था। तो देखिए आपका भारत के पूछा है, आपका भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा था। तो उस समय आपका जो 23वें थे वो थे सुनील अरोड़ा। लेकिन अगर पूछ लेगा वर्तमान में, तो वर्तमान में आप बता देना। वर्तमान में साथी अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे वर्तमान में, इसके साथ एक चीज और देख सकते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये आर्टिकल आपसे पूछ सकता है। आर्टिकल किसमें आपका दिया गया है? 324 में ये आपका दिया गया है। ये आपको याद रख लेना भैया। ये प्रेजेंट वाला पूछ सकता है, और आपसे जो रिसेंटली में है वो भी, और आपसे इससे पहले जो पूछा गया था वो भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारे जितने प्यारे भाई हैं थोड़ा जल्दी से आप लोग आ जाइए सेशन को शेयर करके। चलिए डोनाल्ड ट्रंप जी बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है भैया आप लोग के सहयोग से। चले भैया, अब देखिए एक प्रश्न और आ जाता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ऐसे ही प्रश्न आएगा, प्रथम निर्वाचन आयुक्त, प्रथम निर्वाचन आयुक्त ये दोस्तों आपके कौन थे? तो आपको याद रख लेना है सुकुमार सेन, जो कि आपके प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। एक चीज और बता सकते हैं कि प्रथम थे, इसे प्रथम महिला अगर पूछ लेगा, प्रथम महिला अगर पूछेगा तो महिला, इनका नाम क्या है आपका? वी.एस. रमाबाई। ठीक है, वी.एस. रमाबाई, ये आपकी महिला, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। जितने भी प्यारे साथी हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं हम भैया, आप लोगों का बिल्कुल सहयोग है। जल्दी से आप सभी साथी आ जाइए। चले भाई, तो देखिए एक चीज थोड़ा सा देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली की अगर थोड़ा सा बात कर दे करंट में, वर्तमान में, इनका नाम आपका क्या है? आपका ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, ये आपको याद रख लेना है। करंट का क्वेश्चन है जो डेली जुड़ेगा 9 बजे हमसे, बेहतरीन प्रैक्टिस आपको कराएंगे। ठीक है, चले थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई आपका भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है? हमेशा मैं आपसे दिवस, एक दिवस आता है तो पूरा 12 महीने का दिवस मैं आपसे बताता हूं। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये दोस्तों आपका कब मनाया जाता है? 25 मई को, 29 जून को, 30 जुलाई को, या आपका 29 अगस्त को। ये जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस है ये आपका प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद जी के, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जन्म दिवस के अवसर पर हम क्या मनाते हैं भैया? यानी कि जन्म दिवस के अवसर पर हम क्या मनाते हैं? आपका राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है भैया, इसको आप जरूर से जरूर आप याद करते चलिए, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। ये पहले का प्रश्न था, पिछली बार पूछा गया था, तो इस बार भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है? बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने आपका लिखा हुआ है? यानी कि वो ब्रॉट द इपिक बुद्ध चरितम क्या हो जाएगा? अश्वघोष है, नागार्जुन है, हेमचंद्र है, या आपका गौतम बुद्ध है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 103, क्वेश्चन नंबर 103 का आपका भैया क्या हो जाएगा? यानी कि अश्वघोष है ना भैया, क्या नाम है इनका? अश्वघोष। तो बुद्ध चरितम जो आपका महाकाव्य किसने आपका लिखा है? तो अश्वघोष ने दोस्तों आपका क्या लिखा है? आपका बुद्ध चरितम। ठीक है, चलिए थैंक यू भैया। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है फिर? ये कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या थीम आपका क्या था? ये विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहा है, और ये मेरे प्यारे भाई आपसे पूछ रहा है कब का? 2018 का। तो 2018 का मेरे प्यारे भाई, आप लोगों ने जो 2018 में पेपर दिए होंगे उनको मेरे प्यारे भाई आपको पता होगा। ठीक है, 2018 का। लेकिन मेरे साथी अगर रिसेंटली की बात कर देगा, रिसेंटली का 2018 वाला भी आप समझ लीजिए, रिसेंटली वाला भी देख लीजिए। तो 2018 का क्या था आपका? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। ये क्या था साथी? आपका विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। लेकिन अगर आपसे कहे कि 2026 में इसकी थीम क्या है, तो प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, प्रकृति से प्रेरित। यहां पर आप लिख देता हूं भैया, कहां पर? चलो इधर यहां पर लिख देते हैं, प्रकृति से प्रेरित। या आप लिख लीजिएगा, ये 2026 में आपका जो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया गया है, ये भी आप इसकी थीम जरूर लिख लीजिए, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। क्या लिखेंगे भाई? आपका जलवायु के लिए, जलवायु के लिए, और क्या है आपका?
हमारे भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए, भविष्य के लिए, ये क्या है भैया आपका एक थीम है किसकी, आपका पर्यावरण दिवस का। दोस्तों पर्यावरण दिवस की बात करेंगे, इसकी जो शुरुआत हुआ था 5 जून की बात है, 5 जून 1972 को क्या हुआ था साथी, आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, और इसीलिए 5 जून को हम क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पिछले जैसे पहले आपका पेपर हुआ था वही पूरा पेपर के आधार पर ही पेपर सॉल्यूशन कराया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है भैया, सर आर यू डूइंग द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल प्रीवियस ईयर एक ही बार तो सुपर टेट आपका हुआ और उसी का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कैसे पेपर आपका आया हुआ था। ठीक है, तो मैं जो आपको सेक्शन सही कराने वाला हूँ वो आपका समसामयिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के जो आपके क्रम है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे डेली 9 बजे। ठीक है, चलिए देखिए, ये कह रहा आपका ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि आपका 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था। हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा है भैया, हैप्पीनेस इंडेक्स की थोड़ा सा हम बात करेंगे, और ये आपका कब का पूछा है, पुराना पूछा है। ठीक है, ये आपका पुराना वाला आपका पूछा है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, पुराने में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 105 की बात करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 133वां स्थान था, कब, 2018 में। लेकिन अगर हम बात करेंगे रिसेंटली में 2026 में, 2026 में जो आपका डेटा है 2026 के अकॉर्डिंग आपका किस स्थान पर है, तो ये भी आप देख सकते हैं 2026 में ये किस स्थान पर है, तो 147 देशों में 116वें स्थान पर है, 147 देशों में, 147 देशों में 116वें स्थान पर है, 116वें स्थान पर है। ठीक है, और ये आपका कब का है, 2026 के डेटा के अनुसार, 2026 के डेटा के अनुसार। नया भी आप लिख लो, पुराना पूछा है तो नया हमारे साथ करंट तैयार कर लीजिए, है ना। चले भाई, चले बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है आपका भैया, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन थे, नाथ पंथ नामक के संप्रदाय के प्रवर्तक साथी आपके कौन थे, फटाफट जल्दी से आप सभी साथी मिला लीजिए। तो देखिएगा जो नाथ पंथ है आपका ये कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कि आपका मत्स्येंद्र नाथ, है ना, इनका नाम क्या है आपका मत्स्येंद्र नाथ। ये क्या है आपका नाथ पंथ नामक संप्रदाय के ये प्रवर्तक ये आपके माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। 50 बार मैं आपको बताता हूं, कोई भी टॉपिक आ जाता है उसका एनालिसिस करता हूं। देख सकते हैं कि जो आपका कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो क्या है आपका यक्षगान, क्या है यक्षगान। अगला देखिएगा, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है, किसने आपका ये बनवाया था, ये कांचीपुरम के मंदिर को यह आपका किसने आपका बनवाया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे तो आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, किसने बनवाया था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ये इसे आपका बनवाया था। फिर देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है, जो मिर्जापुर है भैया ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 109 का देखिएगा, ये मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है आपका, कौन सा है, कजरी के लिए है, चरकूला नृत्य के लिए, पवारा नृत्य के है, नकटा नृत्य के लिए। ये दोस्तों आपका कजरी के लिए आपका फेमस है आपका कौन सा, मिर्जापुर क्षेत्र। ठीक है, और चरकूला की अगर बात करेगा तो चरकूला तो आप बता देना ब्रज क्षेत्र, क्या है ब्रज क्षेत्र, चरकूला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट आपका स्थित है। ये स्टैटिक जीके से दोस्तों आपका प्रश्न है, तो आपका क्या हो जाएगा आपका सिक्किम है, सिक्किम में या आपका भारत का 100वां एयरपोर्ट आपका एस्टैब्लिश्ड है। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम से 2 प्रश्न बनता है, सबसे पहले बनेगा 35वां संविधान संशोधन 1974 और इसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा, फिर एक संशोधन हुआ आपका 36वां, ये हुआ 1975 में, इसे आपका पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, इसके बाद सिक्किम की बात करेंगे, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य दोस्तों इसे आपका घोषित किया गया, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, देखते चलिए प्रश्न जितने बन सकते हैं उससे ज्यादा हम पूरा बनाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, यह कह रहा है भाई केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमैटिक अनुसंधान संस्थान ये आपका कहां पर है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमैटिक अनुसंधान संस्थान आगरा में है, खुर्जा में है, कानपुर में है या फिरोजाबाद में है, कहां पर है भैया बताइए। केंद्रीय ग्लास सिरेमैटिक अनुसंधान संस्थान, तो ग्लास सिरेमैटिक अनुसंधान संस्थान कहां पे आपका खुर्जा में है। लेकिन एक चीज और याद कर लेना, अगर आपसे पूछेगा चूड़ी कहां पर मिलती है, कांच के
जो आपके समान श्रृंगार के समान अगर जो आपके मिलते हैं, ये आपके कहाँ पर साथी आपका, तो फिरोजाबाद, आपको याद रख लेना। यानी कि आपका कांच की चूड़ी है ना, कांच की चूड़ी आपका फेमस है आपका फिरोजाबाद, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, वर्ष 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे आपका प्रदान किया गया था, बताइए। ये 2018 का दोस्तों आपसे पूछ रहा है, 2018 का दोस्तों ये आपका किसे प्रदान किया गया था, ये आप बिल्कुल देख लीजिएगा। 2018 का ये आपका किसे प्रदान किया गया था, ये प्रदान किया गया था भरत बाटवानी। आप लोगों ने रटा होगा, जो 2018 में थे, रटाया था मैं, कि ये भरत बाटवानी जी की अगर बात करेंगे, इनको 2018 का क्या मिला था, रेमन मैग्सेसे आपका पुरस्कार। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में यह पुरस्कार आपका दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। एक प्रश्न दोस्तों इससे याद कर सकते हैं कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है किसे आपका दिया गया है, तो एजुकेट गर्ल्स को इस बार दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स 2025 में आपका दिया गया था। एजुकेट गर्ल, एजुकेट गर्ल्स। तो एजुकेट गर्ल्स क्या है, एक एनजीओ है, क्या है आपका, एनजीओ है। इस एनजीओ को आपका दिया गया है आपका क्या, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, कह रहा है भाई उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे आपका प्रदान किया गया, 2017 का पूछा है भैया, 2017, यानी कि 2017 कहने का मतलब यह है कि आपका किसे आपका दिया गया था, थोड़ा बता दीजिए। 2017 का किसे आपका दिया गया था, और ये क्वेश्चन नंबर 113 है। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा भैया आपका, यानी कि डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह की बात करेंगे। इनको हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार 2017 से क्या किया गया था, सम्मानित आपका किया गया था। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भैया बताइए, यानी कि इस समय रिसेंटली में 2021 में इससे पहले प्रदान किया गया, इसके बाद तो किसी को दिया नहीं गया। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, याद कर लीजिएगा, 2021 में दिया गया है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, रमानाथ त्रिपाठी इनका आपका नाम है भैया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2021 में इनको दिया गया रिसेंटली में, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या करा, 114, यह कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा आपका नहीं किया गया था। 114 का दोस्तों देख लीजिएगा और बताइएगा किस पुरस्कार की आपकी घोषणा यह आपका नहीं किया गया था। तो कौन से पुरस्कार था भैया, साहित्य का, लिटरेचर एरिया, साहित्य के पुरस्कार, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार, इसकी घोषणा आपका नहीं किया गया था, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2018 महिला एकल का खिताब, इसे आगे है, ठीक। तो देखिए ये आपका 115 का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 115 का ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका नाओमी ओसाका उस समय थी आपकी, नाओमी ओसाका, इस समय है कौन, आर्यन सेबालेंका। वर्तमान में क्या है आपका, वर्तमान में कौन है भैया आपका, आर्यन सेबालेंका, आर्यन सेबालेंका, आर्यन सेबालेंका, ये आप लिख लीजिएगा, ये आपका रिसेंटली का है, करंट का डेटा है आपका ये, ठीक है। अगला देखिए, यह कह आपका 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार किसने जीता है, 2017 का है, पुराना डेटा है भैया, ये आपका देखिएगा 116 का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिएगा 116 का इसमें हो जाएगा भैया विलेज रॉक स्टार्स, क्या है आपका, विलेज रॉक स्टार्स। ये 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार आपका दिया गया था। लेकिन साथ ही अगर पूछेगा रिसेंटली में ये आपका किसे दिया गया है, रिसेंटली में तो अभी हाल ही में आपका किस फिल्म को आपका प्रदान किया गया है, वह है वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर, ये क्या है साथी आपका सर्वश्रेष्ठ आपका फिल्म है। ये रिसेंटली का डेटा है, ये करंट का ये भी आप लिख सकते हैं। और ये जो मेरे प्यारे भाई आपका डेटा है ये 2026 का है, ऑस्कर पुरस्कार का 2026 का है आपका ऑस्कर, 2026 का ये आपका ऑस्कर है। हाँ
ठीक है भाई, चलिए आइए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है आपका 117 कह रहा दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित आपका किया गया था। जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 117 का दोस्तों बताइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर कहाँ पर आयोजन किया गया था। यह है आपका कटोविस। कटोविस कहाँ पर है आपका, पोलैंड में। कहाँ पर है कटोविस, कहाँ पे है, पोलैंड में है मेरे प्यारे भाई। आपका रिसेंटली में करंट का डेटा है, और ये करंट अफेयर क्वेश्चन केवल और केवल डेली हमसे जब 10 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी आपका सही हो पाएगा, अन्यथा ये 30 क्वेश्चन आप भूल जाइए। जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चंस आपको याद होंगे, ठीक है। तो ये कब का डेटा है आपका, 2018 का यह आपका डेटा मेरे प्यारे भाई आपका दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे साथ ही आपका रिसेंटली में आपका कहां पर यह आपका हुआ है मानव विकास, हाँ हाँ, ये देखिए जो आपका रिसेंटली में आपका कहां पर हुआ है, ये आपका रिसेंटली में ये आपका कहां पर हुआ है, आपका तुर्की अंताल्या स्थान, आप याद रखिएगा तुर्की में अभी रिसेंटली में ये आपका हुआ है 2026 का, आपको याद रख लेना है भैया। रिसेंटली डेटा है किसका, जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन तुर्की अंताल्या, ठीक है। ये सब टेंशन ना लीजिए, सब क्वेश्चन करंट में जब हम आपको 9 बजे क्लास लेके आएंगे तो उसको बताएंगे, ठीक है। अभी देखो कैसे किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा गया था पिछली बार, इसी प्रकार से प्रश्न आपके आगे आ सकते हैं। जैसे देखिए यह कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की दोस्तों आपका शुरुआत किया था। ये तो आप लोग जानते हैं रामायण सर्किट जो आपका नेपाल से जोड़ रहा था मेरे प्यारे भाई, और ये आपका क्या इसमें राइट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रामायण सर्किट आपका नेपाल, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई राइट, नेपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का शेक्सपियर ये आपका किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर आप लोग जानते हैं आपका कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ये 3 वाला लगा लीजिएगा। 119 बहुत इजीली प्रश्न आपके कुछ आए हुए हैं, और मुझे लगता है कि इससे अब थोड़ा सा 2018 में अब में बहुत परिवर्तन हो गया है। अब आपका जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको कूट में बना के दिए जाएंगे। 1 लाइनियर प्लस पहले पूछा जाता 2020 के पहले, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है आपका, कुंभ मेले का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब आपका शामिल आपका किया गया है कुंभ मेले को। तो यहाँ पर कब शामिल किया गया है, 2017 में आपका क्या किया गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा आपका 121 कह रहा आपका कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। 50 बार मैंने शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया भी है आपको। जो आपका कथकली है, कथकली का शुरुआत में ल लास्ट में ऐसे ही पकड़ लेना और तुरंत पकड़ ले जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का उत्तर इसमें देखो आधा तक इसमें लगा है, ऐसे आप ऐसे लिख लो, कथक याद हो जाएगा आपका, कथक इसमें भी है आपका, कथक है। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश का क्या है साथी, आपका कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आपका शास्त्रीय नृत्य है आपका ये। और कर्नाटक का लोक नृत्य है, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका लोक नृत्य है, ये क्या है आपका यक्षगान है। अगर टोटल अगर बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य इस समय कितने हैं आपके, 9। अगर टोटल अगर बात करेंगे संख्या आपके शास्त्रीय नृत्य की आपकी कौन सी है, आपके 9 है। अगर आपसे पूछेगा कि रिसेंटली में 9वां सबसे नया वाला कौन सा जुड़ा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका छऊ नृत्य। कौन सा हो जाएगा, छऊ नृत्य आपका ये हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। ये आपका जो क्षेत्र कवर करता है पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, ठीक है भाई। चलो फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ये कह रहा है आपका सौरभ चौधरी का संबंध ये आपका किस खेल से आपका संबंधित है। एक प्रश्न यहां से आता है, सौरभ चौधरी का संबंध आपका किस खेल से है, तो आपका किससे भैया, आपका कुश्ती से आपका संबंधित है, किससे है, कुश्ती से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 50 बार तो आपको बताया हूं 182 मीटर यानी कि 597 फीट। इसको बनाया किसने, आपका राम बी सुतार। किसने बनाया, आपका आर्किटेक्ट कौन है भैया, आपके राम बी सुतार, ये आपके आर्किटेक्ट है। और अगर थोड़ा इसके बारे में बात करें, किसकी आपकी स्टैचू बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम थोड़ा सा बात करते हैं, इन्हीं की स्टैचू आपकी बनी है। और इन्हीं की जन्मदिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, आपका एकता दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। किस नदी के किनारे बना है आपका, तो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी या सॉरी नर्मदा जिला, ऐसे याद रखिएगा, नर्मदा जिला, नर्मदा जिले के पास आपका ये बना है। और ये आपका कौन सा स्थान है, केवड़िया एक स्थान है, केवड़िया प्लेस है, यहीं पर आपका ये बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का
स्टैचू। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक प्रश्न करेक्ट करके पूछा था, किस समिति के आपके मेंबर थे? तो आपको याद रख लेना है, मौलिक अधिकारों वाले समिति के अध्यक्ष थे, फंडामेंटल राइट वाले समिति के अध्यक्ष थे, है ना। समिति के क्या थे भाई? आपके अध्यक्ष। कौन? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको क्या लगता है इससे बाहर जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या करा है, कर आपका भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम आपका क्या है? भारत की पहली इंजन रहित आपकी रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है भैया? ट्रेन 18। क्या नाम है भैया? ट्रेन 80, याद रख लीजिएगा। अगला देखिए क्या करा आपका, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से आपका कौन सा था? मार्च 2018 की बात आपका कर रहा है, या आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 125 का जवाब हमारे सभी साथी दीजिएगा और प्रैक्टिस आप करते चलिए, ठीक है। तो ये आपका क्या मेरे प्यारे भाई हो जाएगा? प्रत्युष। क्या नाम था इसका? प्रत्युष नाम था। और ये कब का नाम था भैया? मार्च 2018 की डेटा में है आपका। इसका नाम क्या था भैया? आपका प्रत्युष नाम था। लेकिन अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे जो नई है वो क्या है? आपका लाइन साइन, ठीक है। ये देखिए अगर विश्व की बात करेगा, विश्व की बात करेगा तो इसका नाम क्या है? आपका लाइन साइन। ये लाइन साइन आपका सुपर कंप्यूटर है आपका विश्व का, रिसेंटली का डेटा है 2026 का। ये साथी आपका ये डेटा दिया गया है आपका विश्व का, ठीक है। लेकिन अगर बात करेगा साथी भारत का, अगर बात करेगा भारत का, तो भारत में एक है आपका ऐरावत। ये आपका क्या है? सब सुपर कंप्यूटर है। यह आपका सुपर कंप्यूटर है इस समय, आपका सुपर कंप्यूटर यह आपका है इसमें प्रेजेंट टाइम में। और ये जानते हैं ये जो कंप्यूटर है ये एआई बेस्ड कंप्यूटर है, न्यू कंप्यूटर, नया सुपर कंप्यूटर एआई बेस्ड कंप्यूटर है आपका, ये एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है आपका ये, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आपका है ये, इसको याद रख लीजिएगा। न्यू डेटा है, आप लोगों ने पढ़ा था 2018 में, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको 2026 में, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट अगला देखिएगा, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ आपकी फिल्म का नाम आपका क्या था? बताइए हमारे जितने प्यारे भाई हैं, थोड़ा जल्दी से आप लोग जुड़ते चलिए और देखते चलिए आपके कहां से प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो 126 का आपका क्या था भैया? इसमें आपका यानी कि द शेप ऑफ वाटर नाम था 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ आपकी क्या थी मेरे साथी? आपका ये फिल्म था, ठीक है भाई। चलिए आप जितने भी प्यारे साथी हैं जल्दी से वीडियो को देखते रहें और जुड़ते रहें फटाफट, ठीक है। अब देखिए साथी आपका 90वां है और इसके बाद हाँ चलिए ठीक है, अब जो नया करंट आएगा उसमें न्यू आपका डेटा 9 बजे वाली क्लास में हम आपको बताएंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है आपका, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान आपका मिला है? मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत को जो स्थान आपका मिला है वो आपका कैसरा स्थान मिला है मानव विकास सूचकांक में? बता सकते हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर कैसरा स्थान आपका मिला है? ये कैसरा क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं, यहाँ पर कैसरा स्थान मिला है तो आपका 130वां स्थान ही आपका प्राप्त हुआ है मानव विकास सूचकांक 2018 में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे डेटा आपसे पूछ ले रिसेंटली का, अगर करंट का डेटा पूछेगा रिसेंटली में अभी हाल ही में किसे आपका दिया गया है, तो रिसेंटली में आपका भारत को 130वां स्थान है, 130वां ही है और ये आपको याद रख लेना वही आपका क्रम है, ठीक है, बदला नहीं है। इसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है आपका, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक आपके कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक आपके कौन है भैया? संजय बारू का नाम बड़ा ही फेमस था उस समय में भी। 128 का दोस्तों अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे आपका क्या हो जाएगा आपका, यानी कि संजय बारू, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है भैया। मिलाते चलिए देखते चलिए कि सुपर टेट में कैसे आपके क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और आगे कैसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है भैया, 73 से 2 और राइट है, क्या कर रहे हैं सर? दिव्या सिंह जी क्या बोल रही भाई, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आपका कमेंट हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। 73 का 2 वाला राइट है। अच्छा 73 तो मेरे में, हाँ 73 तो मेरे तो है नहीं भाई, मेरा तो 101 से शुरू हुआ है। चलिए उसको देख लेते हैं कौन सा है 73 क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट का है, ठीक है, उसको सही करा दिया जाएगा। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है आपका, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक किसके द्वारा यह आपका लिखा गया है? एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक आपका लेखक है किसके द्वारा यह आपका लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 129 का जवाब दीजिएगा। यह आपका क्या हो जाएगा भैया? नरेंद्र मोदी, है ना, बड़ा ही फेमस थे उस समय एग्जाम वॉरियर्स। अगला देखिएगा, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका, इनका नाम क्या है आपका? अरुंधति राय, एना बंस, किरण देसाई या आपका हिलरी मेटल? 130 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा।
ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका तो एना बर्न्स मिल्कमैन उपन्यास था, उनकी आपकी लेखिका मानी जाती है, लेखिका है आपका एना। करंट का क्वेश्चन था, रटाया था खूब जबरदस्त तरीके से पिछली बार, और जो साथी पुराने हमारे जुड़े हुए थे वो बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस आपका किए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए भैया, ये तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आ गया 131, यही है ना कंप्यूटर? हाँ, चलिए हम कंप्यूटर का दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 46 से है। कंप्यूटर का क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक है। 146 का देख लीजिएगा। 146 में आपका दोस्तों हो जाएगा क्या, आपका बिट का विस्तृत रूप क्या है, आपका बाइनरी डिजिट। क्या है? बाइनरी डिजिट, ठीक है। इसके बाद देखिए BLE का जो विस्तृत रूप है, BLE का विस्तृत रूप आपका क्या है मेरे प्यारे भाई, वो है आपका वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा, यह कह रहा है आपका ICT का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है। ICT का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका क्या है मेरे प्यारे भाई, वो है ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, यानी कि दोनों के दोनों राइट है, ठीक है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, स्पैम आपका क्या होता है, स्पैम कॉल आते हैं आपके मोबाइल पे, बिल्कुल आते होंगे। ये क्या होता है, अवांछित संदेश होता है, फर्जी आपके संदेश मैसेज आते हैं। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी आपकी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी आपकी कौन सी आपकी कही जाती है, तो आपकी कही जाती है कौन सी मेरे प्यारे भाई, आपकी रोम जो है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी आपकी कही जाती है। और आप ही सर कहेंगे कौन सा, पूछ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने हमारा जो पोर्शन था करंट अफेयर का मैंने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराया है, और जो हमारी क्लासेस आपको सुपर टेट में करंट अफेयर की क्लास मिलने वाली है वो है मिलने वाली है आपकी 9 AM पे, डेली 9 बजे, ठीक है। डेली 9 बजे लेके आ रहे हैं आपके लिए सुपर टेट के लिए, सुपर टेट के लिए दोस्तों हम लेके आ रहे हैं आपका करंट अफेयर का सेक्शन समसामयिकी का। जैसे पिछली बार सही कराए थे वैसे इस बार भी आपका सही कराएंगे हम 30 में 30। तो साथी तैयार रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब सर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। चलिए देखते हैं 141 नंबर जो है, तो 141 नंबर में बोला है A B की बहन है, C B की क्या है, माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, तब A D से कैसे संबंधित है, यही है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो A B की बहन है, यानी A जो है B की बहन है, ठीक। उसका क्या बोला है, C B की माँ है, C किसकी माँ है बताइए, C B की माँ है, तो B के ऊपर दिखाया जाएगा, ठीक है। D C का क्या है, पिता है, तो D की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे D ऊपर है भी, ध्यान दीजिए यहाँ पे D ऊपर है भी। D किसका पिता है बताइए, D C का पिता है। फिर क्या बोला है, E D की क्या है, माँ है, बहुत लंबा चौड़ा है भाई। देखिए E किसकी माँ है बताइए, D की माँ है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि D पिता है, पिता को हम देखिए पुरुष से ट्रायंगल में दिखा रहे हैं, ये माँ है सर्किल में, ठीक है। और C की बात करें तो D C का पिता बोला है, C B की क्या है, माँ है, तो C भी माँ है, ठीक। उसका से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो E हो गया, E D की माँ है, तब A D से कैसे संबंधित है, ये पूछ रहा है, A जो है D से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो A की अगर बात करें D से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान दीजिए B की कौन है, ये C जो है B की माँ है, तो ये B की माँ है, और ये माँ के कौन है बताइए, पिता हो गया, ठीक ना। यहाँ पे अगर देखा जाए पिता हो गया, तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो संबंध बन रहा है कौन सा बन रहा है बताइए, यहाँ पे पौत्री हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए, पौत्री। A D से किस प्रकार संबंधित है, हो जाएगा पौत्री, यानी 141 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए ध्यान देते हैं अगला, M के
का अनुपात किसके साथ है? 169/121 GH का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है। यम कौन सा लेटर होता है? 13 का वर्ग कितना हो गया बताइए? 169। के क्या होता है बताइए? 11 का वर्ग 121। यानी पहले वाले लेटर का जो कोड है उसका वर्ग करके ऊपर भेज दिया है, दूसरे वाले का जो कोड है उसका वर्ग करके नीचे भेज दिया है। उसी तरह देखिए जे क्या है बताइए? जे 10 है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। और एच कितना है बताइए? 8 है, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 हो गया। 100/64 कहाँ पर है? देखिए ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। तो 142 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देख लीजिए आप लोग। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूरब की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसको पाइथागोरस से करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी में 2, क्योंकि जगह नहीं है कि आप फिगर बनाया सके। ठीक है ना? तो 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको पाइथागोरस थ्योरम से करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों बताया? देखिए रूट में आया हुआ है इसके अनुसार। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड। देखिए यहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ भी आर कॉमन है, तो दोनों में अगर आर कॉमन है तो देखिए 256 का अर्थ है यू आर गुड ना। तो देखिए 637 और 256 में कौन कॉमन है बताइए? 6 कॉमन है। तो आर का अर्थ क्या हो जाएगा? आर 6 का अर्थ हो जाएगा। फिर देखिए इन दोनों में देखते हैं, यू आर गुड, वी आर बैड, ये तो हो गया। गुड एंड बैड, इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ बैड है, यहाँ भी क्या है बताइए? बैड है। ठीक, तो देखिए बैड यहाँ 358 में 637 में कौन कॉमन हो जाएगा बताइए? 3। तो यहाँ पर 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे कौन कॉमन हो गया बताइए? 3। ठीक, अब आ जाइए किसमें? पहले में और आखिरी में। तो पहले और आखिरी में देखिए यहाँ पे यू आर गुड है, यहाँ पर गुड एंड बैड है, तो सर्किल से इसको अलग कर लेते हैं। देखिए गुड है, यहाँ भी गुड है। ठीक, अब पहले और आखिरी में कॉमन कौन है बताइए? 5 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी क्या बताइए? 5 है। तो देखिए पूछा किसका कोड है? यहाँ पे पूछा एंड के लिए, एंड के लिए पूछ रहा है। एंड के लिए कौन सा कोड हो जाएगा? तो बताइए गुड और बैड तो खत्म हो गया ना यहाँ पे, ठीक ना, कॉमन हो गए हैं। यहाँ बचा है एंड, और यहाँ पर कौन बचा है? 8 बचा है। तो एंड का कोड कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखिए समय कम है, विधिवत नहीं बताया जा रहा है, जल्दी जल्दी में ही बताया जा रहा है। जब पढ़ाया जाएगा तो विधिवत बताया जाएगा। तो 142 का ए, 143 का सी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे 145। किसी संकेत में फॉर को FPTJI लिखा जाता है, तो उसी संकेतिक भाषा में CULPRIT क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर कैसे बढ़ी है कोड जो है, कैसे बढ़ा है। एफ में 0 ऐड किया गया है, 0 में 1, ओ में 1 ऐड किया गया है, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो देखिए एफ में 0 ऐड करेंगे एफ ही होगा। ओ 15 है, 15 में 1 जोड़ो 16, 16वां लेटर टी। आर 18, 18 में 2 जोड़िए 20, 20वां लेटर टी हो गया। जी 7 है, 7 में 3 जोड़ दीजिए 10 हो गया, 10वां लेटर जे। ई 5 है, 5 में 4 जोड़ दीजिए 9 हो गया, 9वां लेटर कौन हो जाएगा बताइए? आई। यानी कहने का मतलब ये है कि शुरुआत से 0, 1, 2, 3, यानी जिस भी संख्या का जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है उसी तरह ये संख्या भी आरोही क्रम में बढ़ती जाएंगी। यानी कि देखिए कैसे 0 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 0 बढ़ेगा तो सी होगा, यू में 1 जोड़िए वी हो जाएगा, यल में 2 जोड़िए 12, 2, 14, 14वां लेटर कौन हो जाएगा? यल, एन हो गया। तो CVN क्या यहाँ पर है? नहीं है। CVN यहाँ है? नहीं है। ठीक है, CVN यहाँ पर है? नहीं है। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा आंसर हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर 3। आप क्या करते हैं? पूरा चेक करते हैं, तो पूरा इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए 5 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी के क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के, वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपके 150 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। CDP वाले सर अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसी वजह से हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल, लाइफ स्किल का मेन एम क्या होता है? 31, 131 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंस्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज गिवन बाय, इंस्टेंट थ्योरी मोटिवेशन का किसके द्वारा दिया गया था? तो 132 का आपका 3 होगा।
नेक्स्ट जो है, इन सिंपैथी अ पर्सन, सिंपैथी में एक आदमी क्या करता है? वर्क्स अकॉर्डिंग टू विश ऑफ अदर्स, दूसरे के लिए काम करता है, ठीक है, सिंपैथी के दौरान। नेक्स्ट जो है, रिवॉर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन, रिवॉर्ड किस तरह का मोटिवेशन है? तो पॉजिटिव एंड डायरेक्ट, पॉजिटिव एंड डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, फ्रॉम विच ईयर द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट केम इनटू इफेक्ट, RTE एक्ट कब से इफेक्ट में आया था? तो 135 का आपका 2 होगा, 2010। नेक्स्ट जो है आपका, वैल्यू इज दैट विच सेटिस्फाई ह्यूमन डिजायर, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो 136 का आपका 3 होगा, अर्बन। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल मोटिव, सोशल मोटिव क्या है? तो सेल्फ प्राइड को सोशल मोटिव कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका, द एबिलिटी टू डू थिंग्स डिफरेंटली एंड यूज न्यू टेक्निक इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, ओके। हु फर्स्ट यूज द वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस किसके द्वारा पहली बार यूज किया गया था? पार्सन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, which of the following values has been accepted by NCERT in relation to education? All of the above, ठीक है, cleanliness and truthfulness, labor, equality and cooperation। तो ये आपके टोटल 150 क्वेश्चंस थे सुपर टेट के, ठीक है। अब आने वाले समय में हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसका लेवल आप हाई मान के चलिए, इससे हाई आएगा, इससे लो नहीं आएगा। तो हमारी पूरी टीचर्स एकेडमी की टीम आपको प्रिपेयर करवाने के लिए कार्यरत है, ठीक है। सारे लोग अपने अपने शेड्यूल के साथ लगे हुए हैं। शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे क्लासेस को, और अपने लिए एक सीट बुक कीजिए गवर्नमेंट टीचर की, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। एक शॉर्ट बनाना था।